हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर मैं आपसे बोलूं आज का वीडियो नीट 2026 एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा, सर आज के वीडियो में ऐसा क्या है। देखो, नीट 2026 एग्जाम के लिए एवरेज से टॉपर बनने की जर्नी का हमारा ये 7th वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री। लेकिन सर इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है, ये 45 के 45 क्वेश्चन मैंने जेईई मेंस के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिनकी नीट 2026 एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यानी अभी तक के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का जो वीडियो हमारे आ रहे थे उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज के वीडियो मिलेंगे, क्योंकि ये सारे ही जेईई मेंस के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो में जहां पे मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये पार्टिकुलर मिस्टेक आपसे एग्जामिनर करवा सकता है, उन सब पॉइंट्स को आपको नोट करना है और एग्जाम से पहले बार बार अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक, अब जिन बच्चों ने ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है उनके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर ऐसा ही टेस्ट आता है या जैसे आपने जेईई मेन से सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, इस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे हम नीट 2026 एग्जाम में क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका स्कोर इस टेस्ट में 150 प्लस रहा है तो आप मान के चले नीट 2026 में आप 170 प्लस स्कोर इजीली कर देंगे और लक ने साथ दिया तो आपका 180 आउट ऑफ 180 भी हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्कोर के लिए थोड़ा सा आपके लक का भी साथ चाहिए होता है। ठीक, और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने 120 प्लस तक स्कोर किया है, वो 150 से 160 तक जा सकता है, और किसी स्टूडेंट का स्कोर अगर 100 प्लस रहा है तो 140 प्लस तक वो स्कोर नीट 2026 में इंप्रूव कर सकता है। ठीक, करना क्या है, आपको सिर्फ ये 10 के 10 मेजर टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, वीडियो सॉल्यूशन देखने हैं, अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मिस्टेक की नोटबुक में जो भी पॉइंट्स आप नोट कर रहे हैं उनको एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना है। अब जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, भाई आप सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन मत देखा करो, आप टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देखो, इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। समझे या नहीं समझे? तो क्या करना है, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना है। और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन है और ये मेजर टेस्ट की हमने एक अलग से सीरीज बना रखी है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी केयर टेस्ट सीरीज कर पाए। तो कम से कम ये मेजर टेस्ट तो करके जाओ। मेजर टेस्ट की सीरीज का नाम है CRMTS, केमिस्ट्री रिवीजन कम मेजर टेस्ट सीरीज, जिसमें मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का मल्टीपल टाइम रिवीजन कराता हूं, ऐसे टॉपिक्स का, ऐसे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और साथ में आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच बताता हूं, एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करवा सकता है, एनसीईआरटी के ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, सब कुछ इस टेस्ट सीरीज में हम कवर कर रहे हैं। जो बच्चा ये 10 मेजर टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर जाएगा, इनके वीडियो सॉल्यूशन देख जाएगा, वो बच्चा इजीली केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर करेगा। तो प्लीज आप ये डिवाइस ऐप डाउनलोड करके, साइन अप करके, कोर्सेज में जाके CRMTS पे क्लिक करके, डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ये 10 मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करें, इनके वीडियो सॉल्यूशन देखें और जो वीडियो सॉल्यूशन में आपको सिखाता हूं उसको अच्छे से फॉलो करें। ठीक है भाई? और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो नेक्स्ट ईयर यानी नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैंने रिसेंटली बीवाइज क्लासेस ऐप पे चैंपियन बैच लॉन्च किया है, जिसमें मैं बच्चों को कोटा के मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। कितने लेक्चर है? 180 लेक्चर। इन 180 लेक्चर में मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ाया है, एनसीईआरटी कवर की गई है, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस, एम्स के सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है नोट्स में ही कवर किए गए हैं। साथ में मिलती है केयर टेस्ट सीरीज, कृष्णा बैच एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कोर्स है, आरबीसी कोर्स जो कि हमारा कोटा क्लासरूम का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, ये सब उनको चैंपियन बैच में मिल जाता है नीट 2027 के लिए। और जब बच्चा, आपका छोटा भाई बहन या आपका फ्रेंड कोई ज्वाइन करेगा, उसको बोलना बीवाइज ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके कोर्सेज में जाना, चैंपियन बैच पे क्लिक करना, पेमेंट करने से पहले चैंपियन प्रोमो कोड अप्लाई करना,
मेरी तरफ से उनको स्पेशल 5000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आज मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, ये भी बता देना। कोई दिक्कत आए 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने आज की वीडियो की बात करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेजर टेस्ट 7 के वीडियो सॉल्यूशन है और इसमें सबसे पहले आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो बनती थी वही आपकी 3 लाइन में चली गई है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 44 एंड 45 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दोबारा से आपको एक बार जरूर रीअटेम्प्ट करने चाहिए और इनमें कोई आपसे दोबारा अटेम्प्ट करने में मिस्टेक होता है या सोल्व नहीं कर पाते, उसका एक्सप्लेनेशन देके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। अब देखो, ऑर्गेनिक आईपीएससी नेमिंग का आईपीएससी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप मुझे बताओगे ये कौन से टाइम का क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या लास्ट में या लीव करने वाला क्वेश्चन है? जल्दी से बोलो भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो ये इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा इसको सेकंड अटेम्प्ट में लेके जा सकते हो। ठीक, अब इसमें देखना, अब ऐसे क्वेश्चन देख के किन किन बच्चों को डर लगता है भाई? सबसे आसान क्वेश्चन होता है जब भी आपको आईपीएससी नेम लिखा और स्ट्रक्चर पूछा हो। बच्चे पता क्या सोचते हैं, स्ट्रक्चर पूछा है और आईपीएससी नेम बताना वो आसान है। अरे आईपीएससी नेम लिखा, स्ट्रक्चर बताना वो आसान है। सर कैसे? आपको सोल्व नहीं करना आता, इसलिए टफ लगता है। देखो, आपको बोला गया 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। मेन चेन क्या है? पेंटेन। तो सबसे पहले आप 5 कार्बन की एक चेन बना ली। अब बोल रहा है 1 पे फिनाइल है, ये अगर इधर नंबरिंग कर दोगे तो यहां पे क्या आएगा? फिनाइल। इधर से नंबरिंग होगी, फर्स्ट पे फिनाइल, सेकंड पे ब्रोमो और 3 पे भी ब्रोमो। हो गया 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। चेक करो ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा है। ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बोलो कितना टफ, अब बताओ। आंसर इज 3। था ना आसान? बस आपको बनाना आना चाहिए, सीख जाएंगे ऐसे। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026। देखो, आपके एग्जाम में जेल्डाल मेथड पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये नया पैटर्न है जेईई मेंस का। क्या पूछा गया है इसमें? द जेल्डाल मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन फेल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट। 4 रिएक्शन आपको दी गई है, पहले इनके प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ये बताएंगे इनमें से कौन से प्रोडक्ट में आप जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर सकते, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन फेल हो जाता है। ध्यान से पढ़ो, फेल हो गया। ठीक, अब देखो, नाइट्रोबेंजीन है, SNHCl के साथ क्या देगा? एनिलीन देगा। अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोबेंजीन को हम और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एनिलीन में? Fe+HCl के साथ रिड्यूस कर सकते हैं, H2PD इथेनॉल के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, SN+HCl के साथ रिड्यूस करते हैं या Fe+HCl के साथ? कौन सा मेथड बेटर है? सर आप कहेंगे सर Fe+HCl वाला। क्यों? क्योंकि जब FeHCl के साथ रिड्यूस करते हैं तो फेरस क्लोराइड जो बनता है, FeCl2 जो बनता है, उसका हाइड्रोलिसिस ले होने से वापस HCl प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको आप रीयूज कर सकते हैं। ठीक, बनता क्या है? FeCl2 या FeCl3। ध्यान देना, मैंने आपको क्लास नोट्स में भी लिखवाया है कि यहां पे एग्जामिनर असर्शन रीजन पूछते टाइम आपको FeCl3 लिख के दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है। क्या बनेगा? FeCl2 बनेगा, जो हाइड्रोलाइज होने पे वापस HCl रिप्रोड्यूस करता है और उसको वापस से रीयूज कर लिया जाता है। तो ये सबसे बढ़िया है, हमने हमारे लिए SNHCl की बजाय FeHCl यूज करें। नेक्स्ट, ये दिया है B, LiAlH4 के साथ, इसमें क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका प्राइमरी अमीन, बन गया। नेक्स्ट, ये CH2CN SnCl2 प्लस HCl प्लस H2O, ये क्या है? स्टीफन रिएक्शन है ना, तो इसमें क्या बन जाएगा? साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, CHO में, और ये NH2 NaNO2 HCl ये बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब आप एक बात अच्छे से जानते हैं भाई, जेल्डाल मेथड से हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक्सेप्ट भाई जेल्डाल मेथड किस में यूज नहीं किया जा सकता? जेल्डाल मेथड किस में फेल हो जाता है? थर्ड, इज नॉट यूज्ड फॉर
फॉर एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, बताओ 3 पॉइंट पहले भी बताए थे मैंने एक टेस्ट में आपको, नाइट्रो ग्रुप जिनमें है, ठीक, दूसरा नाइट्रोजन रिंग में है, और तीसरा डायजोनियम सोल्ट्स के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो नाइट्रोजन है ना वो जेल्डाल मेथड में अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। किस में कन्वर्ट नहीं हो पाती? अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। अब अगर आपको याद है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे जेल्डाल मेथड में आप कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं। ये भी जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब देखो इन 3 के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक, यानी आप इसके लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक, यहां पे यूज नहीं कर सकते। और ये तो इसमें तो नाइट्रोजन है ही नहीं, तो इसके लिए भी यूज नहीं किया जा सकता। इन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, तो किस में फेल हो गया? सी एंड डी में। आंसर इज 1। मैंने आपसे ये तो पूछा ही नहीं कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो अब आप बता दो, सोल्व करने के बाद बता दो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए था। वैसे सीधा सीधा है, देखो हो जाएगा, आसान सा है ना, इतना टफ नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाएगा या ज्यादा से ज्यादा सेकंड में, लेकिन थर्ड तक जाने का क्वेश्चन नहीं। वैसे फर्स्ट में ही हो जाएगा जो अच्छे बच्चे, क्योंकि इजी रिएक्शन थी, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट, द थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर, देखो Mn अगर Mn2 प्लस में जाएगा तो ये तो हो जाएगा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक। अब कोबाल्ट 2 प्लस क्या होता है? कोबाल्ट क्या होता है? कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, इसमें 3d7 आ जाएगा। अगर मैं सबका लिखूं ना ऐसे Mn2 प्लस, ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर कोबाल्ट 2 प्लस ये 3d7 कॉन्फ़िगरेशन है, 4s0 हो जाएगा। निकिल 2 प्लस ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है, और यहां देखना Fe2 प्लस ये 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेंगे Fe3 प्लस में जाएगा, और 3d5 ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी? ये Fe2 प्लस की IE3 घटेगी, ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक। आयनेशन एनर्जी घटेगी, IE3 किसके लिए है? IE3 ऑफ आयरन घट जाएगी। तो आंसर क्या आ गया? 4। इजी क्वेश्चन था, आपके एनसीईआरटी में है, डी एंड एफ ब्लॉक में, और जेईई मेंस में आ चुका तो नीट में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026 लिख देते हैं, इस पे भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। और ये इजी क्वेश्चन था, पहले टाइम का क्वेश्चन था, ठीक। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये भी आ सकता है नीट में, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। पूछो क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है और जेईई मेंस में आया। लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी मत पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं यार एनसीईआरटी के आपके, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। नेक्स्ट 4, ये देखो 4 MgMg2 plus Ag plus converting into Ag, the correct Nernst equation is, देखो सबसे पहले Mg का क्या बनेगा? कैथोड, Mg जाएगा Mg2 प्लस में, और यहाँ पे Ag रिड्यूस होगा, Ag प्लस रिड्यूस होगा, ठीक। ये देखो ये Mg2 प्लस में गया और ये Ag सॉलिड में गया, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे करेंगे? देखो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Ag प्लस ने 1 लिया, तो एक काम करो Ag को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Ag ने भी कितने ले लिए? 2, Ag प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब रिएक्शन बैलेंस है, ठीक। चार्ज बैलेंस हो गया ना, उधर भी +2 इधर भी +2, ठीक। एटम भी बैलेंस है। अब इसके लिए ई सेल लिखना आपको। ई सेल ऐसे लिखा जाएगा, ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF। NF कितना? Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 N = 2 आ गया। लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है? Mg2 प्लस डिवाइड बाई Ag प्लस, और इसकी पावर कितना? स्टोइकियोमेट्री 2। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहले में तो प्लस है, RT/2F, इसमें Ag प्लस ऊपर दे दिया, RT/2F, इसमें Mg2 प्लस ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, ये गलती कर दी, ठीक। नेक्स्ट RT/2F ln, अच्छा यहाँ पे ना log बेस E है, या ln ही लिखो, क्योंकि अगर log बेस 10 आएगा ना फिर 2.303 RT/2F आएगा, है ना। तो Ag प्लस का स्क्वायर ऊपर देगा, तो ये तो कोई मैच नहीं कर रहा। एक काम करो, अब आप है ना इसको एक काम कर लो, ई सेल प्लस करके RT/2F, इसका -1 उधर पावर में ले जाओ, ln इसकी पावर अगर -1 कर दूंगा तो Ag प्लस का पावर Ag + 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दोगे Ag प्लस इसकी पावर 2 ऊपर और Mg नीचे आ जाएगा। क्या मैंने सही लिख दिया? ये क्या मैंने सही लिख दिया? बिल्कुल सही है ना। ये वाला आंसर है फर्स्ट। और ये भी कैसा क्वेश्चन है? आंसर फर्स्ट। अरे मैंने आपको लिख के समझाया, पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, अब तो वैसे ही समझ जाओगे, लेकिन रखना ध्यान ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि पेपर में ना प्रेशर होता है, जल्दबाजी में हम मिस्टेक करते हैं।
ठीक, भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लो, लेकिन कूल माइंड के साथ करना, जल्दबाजी में पता नहीं कुछ भी लगा आते हैं और कंफ्यूज करते हैं ऐसे ऑप्शन। आसान क्वेश्चन ही पेपर में गलत होते हैं, टफ तो तुम्हारा गलत होता ही नहीं है, डरो मत, बस पेशेंस के साथ करना, घबराना मत, ये भी मत सोचना कि आसान क्वेश्चन गलत होते सर ने बोला था, ये भी नहीं सोचना, कूल होकर के करना, ठीक, पेशेंस रखना, ठीक, फ्रेश माइंड से क्वेश्चन करना, है ना। तो ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूं उनका ध्यान रखना एग्जाम में। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट दी गई है। द NH2 ग्रुप इन एनिलीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड ए पावरफुल एक्टिंग वेटिंग ग्रुप, बिल्कुल सही है। जो NH2 ग्रुप होता है ना आपका, NH2 ग्रुप क्या करता है, ये लोन पेयर देगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाएगा, ठीक। और ये बोल रहा पावरफुल एक्टिवेटिंग, बिल्कुल बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के उसको एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, बिल्कुल सही है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, क्यों नहीं देता, सही है यार, मैंने रॉन्ग क्यों लिख दिया, क्यों नहीं देता, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि एनिलीन क्या है, बेस है, और ये लुईस एसिड के साथ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर इज 3, आंसर इज 3। अब कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, इजी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है भाई, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो पहले अटेम्प्ट में कर ही सकते हो, असर्शन रीजन सेकंड में कर लिया करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी नीट में आ सकता है, पूछो सर क्यों आ सकता है, ठीक। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जेईई मेंस ने पूछा है, तो अब आप खुद नहीं बोलेंगे कि ये नीट 2026 में पूछा जा सकता है, आ सकता है ना। तो इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026, ये मैंने आपको क्लास नोट्स में भी कराया है, जो आपके कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स है ना, उसकी बुक अगर आपके पास है तो आप चेक करना, इसमें करवा रखा है मैंने क्वेश्चन, ठीक, केमिकल काइनेटिक्स में। अब बताओ कौन से टाइप का क्वेश्चन है, पहली बात केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, टेबल है, डेटा है, तो सोल्व करना पड़ेगा, कम से कम सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो गया, समझ गए ना। अब बोल रहा है रिजल्ट गिवन इन द बिलो टेबल आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन करवाएगी, इसके रिजल्ट आए। सबसे पहले ए बी की कंसंट्रेशन दे रखी है, इनिशियल रेट दे रखा है, अब इसमें यहां पे इसने x दे दिया और यहां y दे दिया, पूछा x और y क्या है। जनरली एक्सरसाइज में क्वेश्चन पता क्या है, पूरा डेटा दे रखा है ना, और ये पूछ रखा है ऑर्डर क्या है a और b के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो सबसे पहले आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर फिल इन द ब्लैंक करोगे। देखो यहां पे मैंने पहले से दूसरे एक्सपेरिमेंट में a का कंसंट्रेशन सेम रखा, a का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो a से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन b का जैसे ही मैंने डबल किया तो यहां पे रेट देखो कितना हो गया, ये हो गया 24, इसको ऐसे लिख सकते हो 24 × 10 की पावर -3, तो 6 गुना 4, ये 4 गुना हो गया। रेट डबल करने, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल करने पे रेट 4 टाइम हो गया, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। अब नेक्स्ट ए के रिस्पेक्ट में भी देखो, जब आप बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख रहे हैं 1 से 3rd एक्सपेरिमेंट में और ए की डबल कर रहे हैं तो रेट कितना हुआ, ये है 12 × 10 की पावर -3, तो ये रेट हो गया डबल, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आप ऐसे लिख सकते हो रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2। अब बताओ यहां पे x क्या आएगा और y क्या आएगा। अब एक काम करना, अब ये जहां पे बोल रहा ना, ये देखो b की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, यहां पे कब से, सेकंड से 4th एक्सपेरिमेंट में, यहां पे 0.2, यहां भी 0.2, तो अब सेकंड से 4th एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर रहे हैं, रेट यहां पे अगर देखोगे ये 2.4 से 7.2 हो रहा है इंटू 10 की पावर -2, यानी 3 टाइम हो रहा है, तो 3 टाइम हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी सेकंड से 3rd में एक ही कितनी होनी चाहिए, ये 0.3, यानी 3 टाइम हो जानी चाहिए, तो x कितना आ गया 0.3। नेक्स्ट अब आपको y पता करना है। अब यहां देखो कि a की कांस्टेंट कहां है, a की कांस्टेंट ये हो गई ना 4 से 5 में 0.3, ठीक। तो अब देख लो रेट कितना हुआ, रेट यहां पे हो रहा है 4 टाइम, क्योंकि ये 28.8 × 10 की पावर -2 है, तो 7.24 जा होता है 28.8, तो ये कितना हो गया 4 टाइम। तो अब 4 टाइम कब होगा, जब आप बी की कंसंट्रेशन को डबल करोगे, बी की कंसंट्रेशन डबल कितनी होगी 0.4, तो ये 0.3 और ये 0.4, आंसर आ गया 2। तो जेईई मेंस ने जो आपका एक्सरसाइज का इजी क्वेश्चन था उसको अच्छा क्वेश्चन बना दिया, आपसे ऑर्डर भी कैलकुलेट करा लिया और फिर उसी टेबल का फिल इन द ब्लैंक्स भी करा लिया। यही तो एग्जामिनर की नई अप्रोच है। कोचिंग वाले इतना नहीं सोचते, कोचिंग वाले तो वैसे क्वेश्चन को टफ करने में बिजी रहते हैं, एग्जामिनर एनसीईआरटी को यूज करते हुए बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेता, वो भी नया बना के, और ये सब मिल जाएगा आपको बीवाइज के केयर के मेजर टेस्ट में, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखो
क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई ए इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी का सीधा है यार, ये MO2O3 होता है ना, यहां पे 3 आएगा। अब देखो इसमें क्या है, वो पता क्या देखा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, और यहां एक पे सेकंड पे लगा मिथाइल। तो MO2O3 773 केल्विन 10 से 20 ATM अगर प्रेशर होगा तो आपको पता है एरोमेटाइजेशन नहीं हो जाएगा, 6 की रिंग बन गई, उसके एक मिथाइल लग गया, टोलिन नहीं बन जाएगा। आंसर इज 2, वेरी इजी क्वेश्चन, पहले टाइम का क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 आ जाएगा। 6th का लगा दिया मैंने आंसर, 6th का भी 2 था, 7th का भी 2 है। नेक्स्ट 8th, ये पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन नीट 2026 में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ना 4-5 लाइन कवर हो रही है आपकी, किसकी, बोरॉन फैमिली की। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, कॉपी हो सकता है। देखो ये करेक्ट स्टेटमेंट बता दी है उसने, करेक्ट पूछा ना कौन सी है, तो पहली स्टेटमेंट पढ़ो, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इज। भाई थैलियम से छोटा इंडियम, इंडियम से छोटा गैलियम, गैलियम से छोटा एल्यूमिनियम, गलत हो गया। थैलियम सबसे बड़ा है नो डाउट, उससे छोटा इंडियम है, उससे छोटा एल्यूमिनियम। गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा होता है ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और कुछ लोग पता क्या करते हैं, थैलियम को भी छोटा लिखवा देते हैं, किससे, इंडियम से। थैलियम का साइज लेस देन एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन इंडियम से छोटा नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ये 170 पिकोमीटर है थैलियम, इंडियम 167 पिकोमीटर होता है। नेक्स्ट डाउन द ग्रुप 13 डाउन द ग्रुप, अच्छा ये तो स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। देखो भाई ये डेटा आपको चेक करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा बोरोन की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे नंबर पे आपका थैलियम आता है, ठीक, और एल्यूमिनियम सबसे पीछे आता है। एग्जैक्ट डेटा आप अपनी इस बुक में चेक कर सकते हो, जहां पे मैंने पी ब्लॉक आपको पढ़ाया है, डेटा भी लिखवा रखा है, मैं चेक करके आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं भी फालतू की चीजें याद नहीं करता हूं, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की सबसे ज्यादा है, उससे कम है थैलियम की, उससे कम इंडियम की, उससे कम गैलियम की, उससे कम एल्यूमिनियम की। डेटा क्या बन जाता है आपका, सिंपल डेटा बन गया है यहाँ पे कि बोरोन की सबसे ज्यादा है, फिर ऑर्डर उल्टा, थैलियम, इंडियम, गैलियम और सबसे कम एल्यूमिनियम। ये आपके एनसीईआरटी की टेबल का डेटा है। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, पहले नीचे जाने में क्या है, एक बार घटी फिर उसके बाद बढ़ी। एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट H2। भाई एल्यूमिनियम क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो HCl में अगर डिसॉल्व होगा तो AlCl3 बना लेगा और साथ में H2 गैस निकल जाएगी, सही है। बट कंसंट्रेटेड HNO3 रेंडर एल्यूमिनियम पासिव बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, ये भी सही है। एल्यूमिनियम को अगर आप HNO3 में डालेंगे तो इस पे क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है और इस पे Al2O3 की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। जैसे ये मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है, अब इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, लेयर बन गई तो क्या होगा भाई, आप इसके ऊपर और एसिड डालो, मेटल तो नीचे रह गई, तो ऑक्साइड लेयर पे पड़ता रहेगा एसिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सही स्टेटमेंट है। ऑल स्टेट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एग्जिबिट हाईली स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सभी एलिमेंट, देखो ऑल एलिमेंट्स लिख दिया उसने। कई बच्चे देखना जैसे ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी लार टपकने लग जाती है, अरे सभी एलिमेंट थोड़ा दिखाते हैं। इंडियम और थैलियम, इंडियम और थैलियम की होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद है ना। और डाउन द ग्रुप जाने पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, रॉन्ग हो गई ये भी। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन AlH2O6 3+ इज sp3d2, बिल्कुल सही है, यही है। और इसमें तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। वैसे भी एल्यूमिनियम में इनर सेल में कहां खाली है, ठीक, 3s 3p और 3d के यूज होंगे, ठीक, तो बिल्कुल सही है। C और E सही हुई, तो आंसर कौन सा आ गया, 3। और कौन से अटेम्प्ट का था, अब आप बताओ, अब आप बताओ। देखो 5 स्टेटमेंट आपने पढ़ी, ये 5 स्टेटमेंट पढ़ने में सोचने में मेरे अकॉर्डिंग 50 सेकंड तो लगेंगे, तो इसलिए पहले अटेम्प्ट का तो नहीं है भाई, दूसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है कम से कम, ठीक। ये नहीं कि आपने इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखा करना ही करना है, अरे गलती होने के भी तो चांस हो सकते हैं। इतनी स्टेटमेंट पढ़नी है, ऑप्शन चेक करने, फिर क्यों जल्दबाजी कर रहे हो। पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन गलत मत करो, चाहे 180 में से 100 ही क्वेश्चन करो, 100 के 100 सही होने चाहिए। 400 नंबर बन गए ना 1.5 घंटे में, अगले 1.5 घंटे में आराम से 200 सवा 200 नंबर ले आओगे। 200 नंबर भी ले आए ना 6-7 हजार रैंक आ जाएगी 600 नंबर में इस बार, ठीक, समझो इस बात को। नेक्स्ट चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बताओ भाई, ये पता क्या है, ये आपका ग्रीस इलोस्वे टेस्ट है।
ठीक, जो नाइट्राइट आयन का टेस्ट होता है। और यहाँ पे ना ये सही नहीं लिख रखा, इसलिए ये आएगा OOCS3। मैं लिख के दिखा दूंगा अभी आपको। ये होता है ग्रीस इलोस्वे टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीस इलोस्वे टेस्ट। ये जेईई मेंस में आ चुका, नीट में नहीं आया अभी तक। जैसे हम क्या करते हैं, पहले सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। सोडा एक्सट्रैक्ट आपने बनाया और फिर उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? ट्रीट विद सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड के साथ ट्रीट करो, सल्फेनिलिक एसिड, और साथ में 1 नेप्थाइल की स्पेलिंग क्या है? नेप्थाइल अमाइन रिजेंट इन वीकली एसिडिक मीडियम। तो क्या होगा? ये आपका रेड एजोडाई बनाएगा। क्या बनाता है ये? रेड एजोडाई, कंफर्म नाइट्राइट आयन। ठीक, रेड एजोडाई। देखो होता क्या है, मैं बता देता हूं पूरा। जैसे इसमें ना सोडा एक्सट्रैक्ट में नाइट्राइट आयन होगा, तो वीकली एसिडिक मीडियम लेते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में क्या बना देगा? इसके साथ ये बन जाता है CH3COOH और HNO2। अब आपका जो सल्फेनिलिक एसिड है ना, ये सल्फेनिलिक एसिड है। अब सल्फेनिलिक एसिड क्या करता है? सल्फेनिलिक एसिड आपने ले रखा किसकी प्रेजेंस में? सल्फेनिलिक एसिड ये होता है, ये सल्फेनिलिक एसिड है। ये आपने एसिडिक मीडियम में लिया है। ये एसिडिक मीडियम में यानी ये क्या करेगा? NH3+ और ये CH3CO-, ये एसीटेट आयन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, और साथ में क्या है? HNO2। तो अब इसका क्या बना देगा? ये इसका डायजोनियम, ये बना देगा डायजोनियम सोल्ट। ठीक, और ये SO3H। अब क्या होगा यहाँ पे? ये जो डायजोनियम सोल्ट बना है, जो ये क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? ये रिएक्शन करेगा आपका 1 नेप्थाइल अमाइन रिजेंट के साथ। ठीक, कैसे करेगा? ये है आपका 1 नेप्थाइल अमाइन रिजेंट। ये इसके पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा SO3H। ये ऐसे, ये N डबल बॉन्ड N, और ये देखो ध्यान देना, NH2 के पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ये रेड एजोडाई है। कर लेंगे भाई? बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं आया? ये आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मैंने पूरा टेस्ट लिखवा रखा है। इस टेस्ट का नाम भी याद कर देना, ग्रीस इलोस्वे टेस्ट। कम से कम इस टेस्ट में आप ये याद कर दो कि नाइट्राइट आयन का टेस्ट है और इसका नेम ग्रीस इलोस्वे टेस्ट है, और इसमें रेड एजोडाई बनती है। बाकी ये पूरी रिएक्शन आपका है ना, पहला लेक्चर है सोल्ट एनालिसिस का। सोल्ट एनालिसिस के पहले ही लेक्चर में करा रखी है, पेज नंबर 43 पे। और ये देखो ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है ग्रीस इलोस्वे टेस्ट और रेड एजोडाई। ये तो आपको पता ही नाइट्राइट आयन का टेस्ट पढ़ रहे हो, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, कर लेंगे भाई? चलो फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? ये इसका आंसर आ गया रेड एजोडाई। ठीक है, और इसका आंसर लिख दोगे आप 3। आप ये तो बता दो कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है? ये पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि देखते ही हो जाना चाहिए। वहां तो आपको इतना नहीं लिखना, मैंने आपको रिवाइज कराया। जो लिखना चाहता लिख सकता है, और ऐसा टेस्ट आ सकता है इस बार आपके एग्जाम में, है ना? क्योंकि काफी टाइम से ना बेसिक क्वेश्चन, काफी टाइम से क्या पिछले 2 साल में बेसिक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है वो आपके, लेकिन जेईई मेंस में क्या थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चन भी आते रहते हैं। ठीक, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन शिफ्ट ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ। देखो, अगर आप हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, ये बनेगी, और इसका ई सेल आप ऐसे लिखोगे, ई नोट किसका? हाइड्रोजन का, माइनस 0.059/2, 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना, log कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई H+ की पावर 2। ये आपको पता है ये 0 होता है, तो ई सेल क्या बच गया? ई सेल बच गया -0.059/2 log प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाई H+ की कंसंट्रेशन की पावर 2। अब बताओ, ये बोल रहा कि ये नेगेटिव आना चाहिए। ये नेगेटिव कब आएगा? इसके आगे नेगेटिव है ही। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए और log पॉजिटिव हो जाए, यानी log पॉजिटिव हो जाए तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ई सेल नेगेटिव कब होगा? ई सेल भी लेस देन 0 अगर log
प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइड बाई H प्लस का स्क्वायर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 हो जाए, सॉरी पॉजिटिव हो जाए। और ये कब पॉसिबल है, जब प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाई H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाए। आप बताओ कहां पे है, 1/2 का स्क्वायर, ये तो लेस देन 1 आ जाएगा इसका रेशियो, 1/1 का स्क्वायर ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2/1 का स्क्वायर ये आ गया इक्वल टू 2, तो ये सही है। और ये 2/2 का स्क्वायर 1/2 ये भी लेस देन 1 आ गया, तो आंसर कौन सा रहा है, थर्ड। आंसर इज थर्ड। ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है भाई, ये कम से कम सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक, थोड़ा सा हल्का सा सोचने वाला क्वेश्चन है, इसलिए पहले अटेम्प्ट में नहीं करेंगे। समझ रहे या नहीं समझ रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए एंड बी। यहां पे ए लिखना है और यहां पे प्रोडक्ट बी आएगा, ये मिसिंग है। देखो अगर आप Cl2 की इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNu, भाई सिंपल सी बात है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अगर पाई बॉन्ड है तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यहां पे ये दोनों पोजीशन पे हो जाएगा, तो दोनों पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा, कहां पे, एलाइलिक पोजीशन पे, ये आ गया, ये तो ए हो गया। और फिर वो बोल रहा है CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहां पे तो एंटी एडिशन होगा ना, ये आ जाएगा ClSA एंटी एडिशन, ठीक। तो अब चेक करो कौन सा है, इसने सीधा लिख रखा है एंटी एडिशन भी दिखाएगा, ये वाला फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, ये पहले अटेम्प्ट में आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं आज लिख नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा ना कई दिन के बाद टेस्ट के सॉल्यूशन बनाए तो दिमाग से वो मिस हो गया, जैसे मैं बोल रहा बताओ आप कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आप जरूर करते रहना, हर क्वेश्चन को देखते ही वो चलते रहना चाहिए, कहीं भूल गए हो। जो ट्रेनिंग मैं आपकी करा रहा हूं, अगर आप इसको पूरा फॉलो करोगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं फेल होना तो भूल जाओ, टॉप में रिजल्ट आएंगे, टॉप में। मेरी ट्रेनिंग पे मुझे इतना विश्वास है, लेकिन आपको लास्ट तक फॉलो करनी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज 54.2% कार्बन है, 9.2% हाइड्रोजन है, 36.6% ऑक्सीजन है। द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 132 ग्राम पर मोल, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। बताओ भाई क्या आंसर आना चाहिए, ठीक। वैसे तो ये देखो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेशन आ गई, पहली बात तो। अब दूसरा, इसमें ना ऐसे क्वेश्चन है ना, कई बार अपने ना सिर्फ इससे मास से भी हो जाते हैं। जैसे आप पहला ऑप्शन देखो एक बार, 12 6 जा 72, 72 और 12 84 और 6 30 48 80 84 और 48 जोड़ दो, 132 आ गया, आंसर इज 1, काम हो गया। लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना है ऐसे केस में, आपको चेक करने पड़ेंगे और ऑप्शन में। जैसे ये 12 4 जा 48 और 56 और ये 32, ये तो बहुत कम रह गया। ये यहाँ पे ना 12 8 जा 4 जा 48 और 9 57, यहाँ पे ओड में आएगा, नहीं ये भी नहीं आ सकता, और इसका 180 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। पहले अटेम्प्ट में भी हो जाता है ये, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर। हर बार एग्जामिनर जरूरी नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन दे दे, तो इसको सोल्व भी करेंगे। 54.2 है और ये कितना 9.2 और ये 36.6, इसको सोल्व करो, इसका 12 से डिवाइड करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे, तो 12 ये गया 4 पे, 12 4.5 पे कटेगा ये, है ना, 4.5 पे, ये लगभग 9 आ गया। और ये 6 2 जा 32 बच गया कितना 4, 6 2 जा 32 और बच गया 4, ये 2.5 अप्रोक्स। अब इसको क्या करें, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/2, ये 9/2 हो जाएगा, है ना, नहीं 9/2 ही तो होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/2। अब देखो, अब यहां पे कैसे सोल्व किया जाए, अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 9 18 और 5 आ गया, 9 18 और 5, तो इससे तो बात नहीं बनी भाई, है ना। कैलकुलेशन अगर करने जा रहे हैं एलिमेंटल कंपोजिशन से बात नहीं बन रही, क्योंकि 132 ग्राम दे रखा है, 132 ग्राम पर मोल, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक। डिवाइड तो मैं सही कर रहा हूं सब जगह, तो ऐसे केस में तो आपको आंसर ये भी सही रहेगा कि आप उस जुगाड़ से लगा दें, क्योंकि उसी जुगाड़ से करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब ये क्या आ रहा है देखो, 12 4 जा 48, ये तो सही था, 4.5 आया इसका, तो 4.5 को 9/2 लिखोगे आप अप्रोक्स, इसको अप्रोक्स 9 मान लिया आपने। भाई इसमें पता क्या होगा, अब इस क्वेश्चन में सच बताऊं मैं क्या होगा, ये ऐसे अप्रोक्सीमेशन से चलेगा नहीं,
इस क्वेश्चन को आपको ना प्रॉपरली सोल्व करना पड़ेगा, और प्रॉपरली सोल्व करना मतलब फ्रैक्शंस में सोल्व करना, फ्रैक्शन को फिर उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जाना, तब एग्जैक्ट ये आंसर आएगा 6:12:3 आएगा आंसर यही, ये श्योर है। लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा सोल्व करने में, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं इस पे, क्योंकि जेईई मेंस का क्वेश्चन अगर एज इट इज आएगा तो आप ऐसे कर ही लोगे जैसे मैंने बताया है। तो आंसर क्या आ गया 1। यानी इस क्वेश्चन से हमने एक चीज और सीख ली कि अगर हमारा नहीं जा रहा आंसर वैसा, तो हम एक बार ये भी चेक कर लें, मास के बेस पे भी चेक कर लें। समझ आ गया? तो मास के बेस पे भी क्रॉस चेक कर दिया करो एक बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये जो एनसीईआरटी जो आपके जेईई मेंस के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे वो भी मैंने कुछ पूछ लिए हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए 6, 7, 8 आपको ना डायग्राम दे दिए और उनका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, या उनकी ज्योमेट्री पूछ ली, उनका शेप पूछ लिया, ये पूछ लिया किसमें कितने लोन पेयर है, या कितने मॉलिक्यूल ऐसे जिनमें एक एक लोन पेयर है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस बार। PF5 पहला है। PF5 क्या बोल रहा है? हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। PF5 का बताओ आप क्या होता है? इसका तो sp3d है। दूसरा है BRF5, इसका होता है sp3d2। ये हो गया एक हो गया। नेक्स्ट PCl3 तो यार sp3 है। नेक्स्ट SF6, ये भी आपका sp3d2 है, 6 बॉन्ड बना रहा है। तो ICl4- में क्या होता है? 4 तो बॉन्ड होते हैं, 2 लोन पेयर, तो ये भी आपका sp3d2 हो गया। नेक्स्ट ClF3 में 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो ये sp3d आएगा, T शेप है। और IF5 ये BRF5 की तरह sp3d2 हो जाएगा। ये देख लो आंसर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4। आंसर इज 4। ऑप्शन 3 में लिखा 4 मैंने, कहीं ये 4 लिखा हो जो गलती आप करते हो। तो आंसर इसका 3 आ गया। अब मुझे बताओ कौन से टाइप का क्वेश्चन है। वैसे तो आसान मॉलिक्यूल आप देखते ही कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा ऐसे क्वेश्चन को भी अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में करते हो ना, कोई बुरी बात नहीं है। अरे आते हुए क्वेश्चन को ही तो सेकंड अटेम्प्ट में करना है, बस टाइम बचाना है। बात ये है, कुछ बच्चे सोचते सर सेकंड अटेम्प्ट में क्यों करेंगे, तो पहले में हो जाएगा। अरे पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन के चिपके रहते हो तभी तो पेपर नहीं होता, तभी तो फेल होते हो, तभी तो रैंक पीछे जाती है। यही तो ड्रॉपर स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी है। तो अब इस बार ये गलती मत करो, पूरे साल से यही सिखा रहा हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। an octahedral complex having molecular composition CO.5 NH3.Cl.SO4 has two isomers and A and B. The solution of A gives white PPT with AgNO3 solution and the solution of B gives white PPT with BaCl2 solution. The type of isomerism exhibited by the complex is। समझ गए ना आप? हिंट तो सीधी सीधी दी है, देखते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए पहले अटेम्प्ट में। देखो क्या है, ये जो कंपाउंड है ना, जो AgNO3 है, ए पता है AgNO3 के साथ क्या बना रहा है? ए ने AgNO3 के साथ क्या बनाया है? व्हाइट PPT AgCl की बनी होगी। बी ने BaCl2 के साथ क्या बनाया है? व्हाइट PPT किसकी बनी होगी? BaSO4 की। तो इसका मतलब इसमें सल्फेट आयन है, आयनिक स्फीयर में इसमें क्लोराइड आयन है। तो लिख दो CONH3 सल्फेट आयन अंदर है और Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर है, और यहां पे CONH3 Cl सल्फेट बाहर है। ये A और B ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। ठीक, अब बताओ कौन सा आंसर आ गया? आंसर इज 1। आंसर इज 1। इजी क्वेश्चन था, पहले अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। पहले में नहीं तो किसी ने अगर दूसरे अटेम्प्ट में किया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि स्टेटमेंट लेंथी है, एक बार सोचना पड़ेगा, गलती होने के चांस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइन। भाई मैं आपको सिंपल सी बात हमेशा बता चुका हूं, अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस करनी है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस जल्दी से रिवाइज करा दूं 3 मिनट में। बोलो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस रिवाइज करना है 3 मिनट में। गैसियस मीडियम में क्या होगा? जल्दी भाई, टर्सरी की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अमोनिया की होती है। कोई डाउट? अगर यहां पे एक्वस मीडियम में हम बात करें, आर अगर आपका इथाइल ग्रुप है तो उसमें 2 डिग्री की ज्यादा, उससे कम टर्सरी की, उससे कम प्राइमरी अमीन की।
अमोनिया सबसे पीछे रहेगा। और अगर एक्वस मीडियम में आपका मिथाइल ग्रुप आ जाए तो उस केस में क्या होता है, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम टर्सरी और सबसे कम अमोनिया। और रीजन क्या है इसके लिए, इसके लिए रीजन क्या है एक्वस मीडियम के लिए, फैक्टर कौन से जो इफेक्ट करते हैं, सबसे पहला कौन सा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस आता है एक तो फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा इंडक्टिव फैक्ट और तीसरा सोल्वेशन। ये एनसीईआरटी में लिखे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में, भाई जो लोन पेयर लोकलाइज है, लोन पेयर लोकलाइज्ड अगर है उसकी ज्यादा है किससे, लोन पेयर डीलोकलाइज से, लोन पेयर डीलोकलाइज से, यानी ऐसा लोन पेयर जो किसमें है, जो किसमें है, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस वाले की ज्यादा होती है एरोमेटिक से। समझे कि नहीं समझे, ये भी ब्रैकेट में लिख लो, ठीक। और अगर आपको नाइट्रोजन यही दे दे लोकलाइज, इसमें sp3 की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन sp3 की, उससे कम नाइट्रोजन sp2 की और सबसे कम नाइट्रोजन sp की, ठीक। और एक ध्यान रखना, ये बेंजाइल अमाइन जो आता है ना, बेंजाइल अमाइन, ये अल्काइल अमाइन माना जाएगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होती है। कुछ बच्चे है ना माइनस आई लगा देते हैं इंजीनियरिंग का, ये नहीं लगाना। और कभी भी अराइल हैलाइड अगर है, अराइल हैलाइड में, सॉरी अराइल अमाइंस में, यहां पे है ना एक्वस मीडियम, गैसियस मीडियम कुछ भी हो, टर्सरी की ज्यादा होती है, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी की, ध्यान रखना, ठीक। ये अगर 4 लाइनें आपको याद है ना, आप अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आपके अमाइंस पे ही आते हैं और लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये 4 लाइनें जो मैंने पढ़ाई आपको 3 मिनट में, यहां से एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये, नीट 2026 में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए प्लीज आप एक बार इसको रिवाइज करके जाएं और जल्दी से मुझे अब ये क्वेश्चन बता दें। अब इसमें देखो ए है, ये लोकलाइज डीलोकलाइज है, यहां पे ये डीलोकलाइज है, ये डीलोकलाइज है, ये डी और ई ये लोकलाइज है। तो इसमें ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, कैसा है, मिथाइल लगा, तो 2 डिग्री की ज्यादा होगी 1 डिग्री से, तो ई की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गई, उससे कम डी की हो जाएगी, उससे कम। इन तीनों में, भाई तीनों में डीलोकलाइज है, ये -m लगा है, यहाँ पे +H लगा है, वहां पे कुछ लगा, तो +H वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा नाइट्रोजन पे, बी की ज्यादा, उससे कम ए की, और सबसे कम आ जाएगी आपकी सी की। EDBAC आंसर इज 1। और क्वेश्चन था ये इजी, पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, पहले अटेम्प्ट का। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कुछ नोट करना है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, शॉर्ट में मैंने करवा दिया है, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 16। द मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दे रखा है इसने, इज गिवन बाय द रिलेशन। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो सुनो मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। लिखो, नीट 2026 में आ सकता है। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकता है? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जांपल है और आपके जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, आज तक नीट में नहीं आया है। आएगा तो कैसे करना है, क्या मिस्टेक का ध्यान रखना है, सुनना। जिरकोनियम फॉस्फेट इसने दिया है, जिरकोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक। ये अब इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये जिरकोनियम +4 में 3 आयन देगा और फॉस्फेट आपके 4 आयन देगा, ठीक। अब इसकी सोल्युबिलिटी होगी 3s और इसकी होगी 4s। तो KSP क्या लिखोगे, KSP विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ जिरकोनियम +4 आयन की पावर 3 और फॉस्फेट आयन की पावर 4। तो ये 3s की पावर 3 और 4s की पावर 4। ऐसा अगर आप करेंगे, ये 3 की पावर 3 कितना होगा 27 इंटू 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 4 जा, वो होता है आपका 256, ठीक है ना। और s की पावर 7, इसको सोल्व करो तो KSP यहां से सोल्व करने पे आता है 6912 s की पावर 7 और s अब आप लिख देंगे सोल्यूबिलिटी KSP अपॉन 6912 की पावर 1/7, ठीक। तो कौन सा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। जेईई मेंस ने सीधा सीधा रेखा देखो, पावर ही वो कर रखी है, 2 में ही पावर 1/7 है, यहां से हो जाएगा आधा काम। तो मैं तो कहता हूं सबकी पावर 1/7 करो और लिखो 6912 9612, ठीक, और 9621 है ना, और 6921, ऐसे 4 ऑप्शन बनाने चाहिए ताकि ये भी बच्चे को कैलकुलेट करना पड़े, टाइम तो कम से कम वेस्ट हो। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, अगर ऐसे टाइम वेस्ट करेगा एग्जामिनर तो ध्यान रखना इसका, है ना। 6912 है, ठीक। आंसर इसका
4 आ गया और ये फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, देखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो जेईई मेंस ने पूछा है, इजी है, एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट एग्जाम में आ सकता है, यानी नीट 2026 में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे नीट 2026 में आ सकता है, ऐसा इजी मैच द कॉलम है ना। क्या करना है इसमें, देखना एक बार, ये देखो ए जो है ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। ये बेरिलियम का है, ये ऑक्सीजन का है, ये नाइट्रोजन का है और ये बोरोन का है। आप बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन आप जानते हैं बोरोन से ज्यादा बेरिलियम की होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की होती है। तो यहां नाइट्रोजन की कितनी आएगी सबसे ज्यादा, कौन सी, 1402। 1402 सबसे ज्यादा है तो सी मैच कर गया 4 के साथ। उससे कम आएगी ऑक्सीजन की 1314, यानी बी मैच कर गया 3 के साथ। फिर उससे कम आएगी बेरिलियम की, यानी 899, ये मैच कर गया सेकंड के साथ। और डी बोरोन मैच कर गया फर्स्ट के साथ। तो 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1, आंसर इज 3। कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है बताना एक बार। अगर इतना भी लिखना पड़े ना तो आपको मेरे अकॉर्डिंग सेकंड अटेम्प्ट में जाना चाहिए, पहले अटेम्प्ट में आपका पेन नहीं चलना चाहिए। खैर ये क्वेश्चन तो पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, सबको इतना तो आता ही कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये है। फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट, आता हुआ क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में करना, यही आपको टॉप रैंक की तरफ लेके जाता है। ठीक, आते हुए क्वेश्चन के चिपक जाना और 1 मिनट वेस्ट करके फिर समझना अरे यार टाइम वेस्ट हो गया, वो आपको फेलियर की तरफ लेके जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का, क्या पूछा है इसमें, HA कन्वर्टिंग इनटू HA प्लस A माइनस, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड HA इज 0.20 डिग्री सेल्सियस, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड इज, उसने KF दे रखा है और लिख रखा है मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कौन से अटेम्प्ट में करना चाहिए, पहले तो ये पहचानो भाई। मेरे अकॉर्डिंग सेकंड नहीं बल्कि थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, देखो पहले तो आप इसमें किसका फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन वाले चैप्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। फिर I से अल्फा काउंट करेंगे, फिर अल्फा से डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो 3 स्टेप हो गए और तीनों में कैलकुलेशन होगी ना कुछ ना कुछ। तो कम से कम तीसरे टाइम का क्वेश्चन या बिल्कुल लास्ट में करने वाला क्वेश्चन, भले ही आता है ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में किया करो, नहीं तो ये टाइम खा जाते हैं पेपर में, पता ही नहीं चलता इनका। ठीक, यही तो चीजें सीखने की, यही टेस्ट सीरीज में मैं आपको सिखा रहा हूं। अब देखो ये HA गया H प्लस और A माइनस में, ठीक, ये C माइनस C अल्फा, ये ऐसे बनेगा C अल्फा C अल्फा। ठीक, अब यहां पे आप क्या बोलोगे, ये डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या है, I इंटू KF इंटू M है। डेल्टा TF दिया उसने 0.20 और I कैलकुलेट करना है। KF कितना दिया है, KF उसने दिया है 1.8 और मोलरिटी है 0.1 मोलर। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 0.20 डिवाइड बाई 0.18, दैट इज 20/18 विच मीन्स 10/9। और I क्या होता है, अल्फा क्या होता है आप जानते हैं ना, I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। अब ये कंप्लीट आयनाइज होने पे 2 आयन देता, तो इसका मतलब N इसका 2 है। अल्फा कितना आया 10/9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, अल्फा इक्वल टू 1/9। और Ka क्या आ जाएगा यहां से, Ka इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वैसे तो आप सीधा कर सकते हो C अल्फा स्क्वायर लेके, या इजी कैलकुलेशन है अल्फा इक्वल टू 1/9 है, पूरा पूरा लिख लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। Ka इज इक्वल टू C, कंसेंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, क्योंकि मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी उसने दे रखा है। और अल्फा वैसे भी है ना, एक्वा सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी मान लिया करो, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर की एनसीईआरटी की लाइन है 1/9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 1/9। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0.1 डिवाइड बाई ये 8 और 8/9 है ना। ये पता क्या होगा, ये 1 अपॉन ये 8/9 है, ये 9 इंटू 9, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये पता क्या आ गया, Ka इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 72 आ गया यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100/72 लिख के इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में 0.1 10 की पावर -3। तो 72 को आप कैंसिल करो, 72 1 जा 72, 1 पॉइंट शुरू करो, बच गया कितना 28। अब 72 3 जा होता है ना, 72 3 जा होता है कितना, 72 3 जा होता है 216। तो 1.3 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा अप्रोक्स। कौन सा आंसर आ रहा है, थर्ड वाला। कर लेंगे भाई आंसर 3। तो 3 स्टेप थे इसमें, थे भले ही छोटे छोटे,
इसलिए तीसरे अटेम्प्ट में गया, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा खाएगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, कुछ लिखना तो नहीं इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, लिखो, लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है। और करना क्या क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, उसने पता क्या बोला है भाई, एच एक वीक एसिड है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट अगर कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है एक्वस सॉल्यूशन में तो 0.20 डिग्री सेल्सियस है। केएफ दे दिया, मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी लिख दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम, आई कैलकुलेट किया 10/9, और अल्फा क्या होता है i-1/n-1, तो यहां पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे क्योंकि कंप्लीट एनएसएन पे 2 इलेक्ट्रॉन दो आयन देगा, तो अल्फा कितना आ गया 1/9, और k क्या होता है c∝² 1 - अल्फा, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। तो ऐसे एक क्वेश्चन अगर नीट 2026 में आता कर देंगे। बस ये पहचानना सीख लो कि ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट का नहीं है, इवन इसको दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं करना चाहिए, तीसरे अटेम्प्ट में करना चाहिए। आता है आपको, आसान क्वेश्चन, आपको पता है 3 स्टेप है, लेकिन 3 स्टेप में कैलकुलेशन तो है हल्की फुल्की, 1 मिनट से ज्यादा जाएगा ही जाएगा। आप एक स्टेप भी 20 सेकंड में करेंगे तो भी सीधा 1 मिनट हो गया। क्वेश्चन पढ़ना नहीं है क्या, गोला नहीं भरना है क्या, समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, which of the following arrangement with respect to their reactivity in nucleophilic addition reaction is correct? देखो भाई, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड दिया है, बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्यूल्डिहाइड, एसीटोफिनोन दिया है। ये क्वेश्चन तो वैसे इजी है, पहले ही अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं भाई अगर NaR की रिएक्टिविटी की बात करें हमेशा एल्डिहाइड की ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा तो होती है फॉर्मेल्डिहाइड की, सब भाड़ में गया, फॉर्मेल्डिहाइड की, उससे कम एल्डिहाइड की, उससे कम बेंजल्डिहाइड की, और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होती है आपकी कीटोन्स की, ये आप जानते हैं ना। ठीक, अब यहां पे जो NaR है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ये भी ध्यान रख लेना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऐसे लिख दूं क्या इसको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जानते हो आप ये बात, हो गया रिवीजन। अब इसको अरेंज करो, इसमें ना एसिटोफिनोन, ये कीटोन है, इसकी सबसे कम हो जाएगी NaR की रिएक्टिविटी, ये एसिटोफिनोन है, सबसे कम तो इसकी हुई, उससे ज्यादा बेंजल्डिहाइड है सारे, एक में नाइट्रो ग्रुप लगा, जहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा ना वो बेंजीन उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन ग्रुप के कार्बन में इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसकी सबसे ज्यादा हो गई, पैरा पे नाइट्रो जहां है। अब एक में क्या है, सिंपल बेंजल्डिहाइड और पैराटोल्डिहाइड है, इन दोनों में क्या है, पैराटोल्डिहाइड ही कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और यहां पे 2 आएगा यार, NO3 कैसे लिख दिया, और इससे ज्यादा बेंजल्डिहाइड की हो जाएगी जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है। अब ऑर्डर चेक कर दो, करो चेक, पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, उससे कम ये पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्यूल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, आंसर इज 2, आंसर इज 2, हो गया रिवीजन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, the correction of plots which does not represent isothermal expansion of an ideal gas, ये बोला कि आइसोथर्मल एक्सपांशन को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो पहली बात तो 4 ग्राफ है जो आपको चेक करने हैं, तो कम से कम सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए, सीधी बात है। 4 ग्राफ पढ़ने में कम से कम हर ग्राफ आपको 10 सेकंड से ज्यादा खाएगा, तो 40 सेकंड हो गई, 30 सेकंड से बाहर गया, सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बोलो। पहला इसने दिया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम 1/V का ग्राफ, तो आप जानते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो सही है, पहला तो बिल्कुल सही है। और दूसरा ये P वर्सेस, अच्छा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसा बनेगा, ये गलत है। PV क्या होता है, PV कांस्टेंट होता है, तो PV का ग्राफ बनाओगे वर्सेस प्रेशर, तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा, ये सही है, ठीक। और इसने यहां लिख रखा है U वर्सेस वॉल्यूम, ये क्या है, यहां पे इसने PV ही लिखना है, यहां पे इसने वैसे U वर्सेस वॉल्यूम लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। U क्या है, या तो एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी और वॉल्यूम का ऐसे ग्राफ हम नहीं बनाते हैं, इसने यहां से उठा रखा कुछ, ठीक, इतनी तो एनर्जी होनी चाहिए, वॉल्यूम 0 हो तब भी, तो ये ग्राफ भी कुछ सही नहीं है। अगर यहाँ पे U एनर्जी है ना तब भी ग्राफ सही नहीं है, और PV वर्सेस VM होता,
पीवी वर्सेस वीएम का ग्राफ तो फिर आपका ऐसा ही होता, ये ऐसा ही आता कांस्टेंट, ठीक, ये भी गलत है। तो इसने पीवी भी अगर लिखा तब भी ग्राफ गलत है, तो रॉन्ग हो गया बी एंड डी, आंसर इज 1, ठीक, ये 20th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का एग्जांपल है, जेईई मेंस में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, रिपीट हो सकता है, ठीक। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या है, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, मेटालिक करेक्टर घटता है, लेफ्ट टू राइट गए नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक करेक्टर घटेगा, टॉप टू बॉटम आए यहां पे मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक करेक्टर घटता है, आप जानते हैं। अब लिख लो, सोडियम सबसे लेफ्ट में है, फिर मैग्नीशियम है, उसके ऊपर बेरिलियम है, उससे उसके लेफ्ट में सिलिकॉन और सबसे राइट में सिलिकॉन, सबसे राइट में फास्फोरस। तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा मेटालिक करेक्टर का, और बेरिलियम और मैग्नीशियम में डाउन द ग्रुप जाने भी बढ़ेगा। तो मेटालिक करेक्टर का जो ऑर्डर आया वो सबसे ज्यादा सोडियम, उससे कम बेरिलियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम बेरिलियम, उससे कम सिलिकॉन और सबसे कम फास्फोरस। आंसर कौन सा है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कितनी बार कर चुके हो आप, ठीक। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस बार मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूज से क्वेश्चन आ सकता है, और अगर मैं बोल रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूज से क्वेश्चन आ सकता है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखो नीट 2026 में आ सकता है, क्योंकि जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने? ये क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकता है क्योंकि जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है, और काफी टाइम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूजेस पे क्वेश्चन या तो इस बार शायद आ जाए। तो इससे क्वेश्चन तो ये पूछा, कंपाउंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। इजी क्वेश्चन है पहले अटेम्प्ट का। कैसे करेंगे भाई? ईडीटीए के साथ क्या करते हैं, अगर किसी को लेड पॉइजनिंग हो जाए तो उसको हम क्या देते हैं? ईडीटीए देते हैं। ईडीटीए क्या करेगा? लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और यूरिन के थ्रू लेड ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बाहर आ जाएगा, ठीक। लेड ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, आगे नेक्स्ट, डेस्फेरिओक्साइम बी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन, ठीक। किसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करता है? आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसको बॉडी से बाहर निकालता है। और डी पेनिसिल अमीन, ये किसके लिए यूज किया जाता है? अगर कॉपर पॉइजनिंग हो जाए उसके लिए, ठीक। किसके लिए? कॉपर पॉइजनिंग के लिए। आई थिंक इसको विल्सन डिजीज बोलते हैं, ठीक। कॉपर पॉइजनिंग को आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। सिस्प्लेटिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कर लोगे याद इनको? आंसर हमारा क्या आ गया था? 1 आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड CHCl3 alcoholic KOH are used for the identification of functional group present in and respectively। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट किसके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है? अल्कोहल के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए यूज की जाती है। याद है या नहीं है? ठीक, तो अल्कोहल एंड अमीन रिस्पेक्टिवली। आंसर इज 3। कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो, ठीक। अरे क्या होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में? टेस्ट ऑफ अल्कोहल, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपके इसमें लिखवा रखा है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। भूल जाते हो यार तुम लोग। किस किस को याद है कमेंट करके बताओ इसमें क्या होता है। देखो NH4, एक सेकेंड, NH4 ट्वाइस CeNO3 6, इसको हम ट्रीट करेंगे 3 मोल अल्कोहल के साथ। क्या बनता है? ये आपका CeNO3 होल 4 और ROH के 3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे बाहर। वहां से 2 अमोनियम आयन और 2 नाइट्रेट आयन NH4NO3 सॉल्यूशन में चले जाएंगे। और इसका जो कलर आता है ये रेड वाइन कलर आता है। कैसा? रेड वाइन कलर आएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब वो तो आता ही होगा, ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH क्या करता है? RNC, सफोकेटिंग ऑर्डर। ये क्या है? वो गंदी स्मेल आती है, फॉल स्मेलिंग गैस होती है आइसोसाइनेट की, फाउल स्मेलिंग गैस है, ठीक। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लेंगे भाई, आंसर 3 आ ही गया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये बोल रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है और इसमें क्या पूछ रहा है?
एनहाइड्रस AlCl3 HCl के साथ हीट कर दिया तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो ये इसने पता क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसने एनहेक्सेन को एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करते हैं, HCl के साथ हीट कर रहे हो तो इसमें क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा, सोचो क्या होना चाहिए? ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, आइसोमर्स बनेंगे इसके। देखो ये एक तो पेंटेन बनेगा, 2 मिथाइल पेंटेन बनता है ना, और एक आपका बनता है 3 मिथाइल पेंटेन। कौन सा? 3 मिथाइल पेंटेन। अब इसने देख लो कौन सा लिख रखा है, ये 2 आइसोमर बन जाएंगे, आइसोमेराइजेशन हो जाता है। ये क्लोरीन नहीं आएगा, रिंग नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो ये हो गया ना आपका आइसोमेराइजेशन। देखो आंसर इज 4। वेरी इजी क्वेश्चन, पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। भाई उसने लैम्डा दे दिया, अब आपको क्या करना है, लैम्डा दे रखा है, रीडबर्ग कांस्टेंट उसने दे दिया है, और H दे दिया है, C दे दिया है, ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? हम एक काम कर सकते हैं, इसको ना लैम्डा को आप 900 नैनोमीटर लिख रहे हो ना, इसको 9000 एंगस्ट्रॉम लिख लो, एक तो ये लिख लो। और आपको पता है लैम्डा क्या होता है यहाँ पे? 1 अपॉन लैम्डा आप ऐसे लिखते हो, RH Z का स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, यही लिखा जाता है। ठीक, अब इसको आप 1 अपॉन लैम्डा ही रहने दो, इसको RH ही रहने दो, और ये जो है ना, एक सेकंड, इसको आप एक काम कर लो, इसको R को इधर ले आओ, 1 अपॉन R होता है 912 एंगस्ट्रॉम, जेड लैम्डा को इधर ले जाओ, और ये 1 का स्क्वायर है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, ये 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये आपको बताना है। ठीक, 1 अपॉन लैम्डा जो होता है ये किसके इक्वल होता है? 912 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। ये 912 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 9000 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। अगर इसको 900 मान लो, इसको 9000 मान लो, तो उधर जाके ये 1 अपॉन 10 रह जाएगा अप्रोक्स 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये रह जाएगा लगभग, मतलब अब आप ये देख लो कि इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा बना देगा। अगर आप क्या करें, इनफाइनाइट से 1 में लाएंगे तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये तो 1 आ गया। 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये 1/4 आ गया। 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, अगर ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका लगभग, ये आ जाएगा 25 9 225, और ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 9। नहीं, ये भी सही नहीं है। अगर इनफाइनाइट 1, इसको ऐसे लिखते हो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये लगभग 1 अपॉन 9 के आसपास आ गया, तो 1 अपॉन 9 आ गया। और इसको भी ना अगर सही सोल्व करोगे, अगर आप इसको ना ऐसे लिखते हो 912 बटे 9000, तो ये लगभग 1/9 के आसपास ही आएगा। तो सबसे मोस्ट करेक्ट ये है, पास्टन सीरीज है इनफाइनाइट से 3, तो N1 कितना? N1 आपका 3 और N2 कितना है? इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट से जब वो 3 में आएगा। ठीक, ये आंसर आ जाएगा कौन सा? 4। और ये कम से कम सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, सेकंड का भी बल्कि थर्ड का, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी पेपर में, मुझे तो आइडिया लग गया कैलकुलेशन से। ठीक, तो आंसर क्या आ गया? आंसर इज 4। ठीक है, कर लेंगे, कुछ लिखना तो लिख सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। An optically active alkyl halide C4H9Br A reacts with hot KOH dissolved in ethanol and forms alkene B as major product, which reacts with bromine to give dibromide C. The compound C is converted into a gas upon reacting with alcoholic NaNH2. During hydration, 18 gram of water is added to 1 mole of the gas D on warming with mercuric sulfate and dilute acid at 333 Kelvin to form compound E. The IUPAC name of the compound is. अब बताओ भाई, पढ़ने में ही इतना टाइम लग रहा है, आपको रिएक्शन लिखनी है पूरी की पूरी, तो कम से कम थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन बनता है ये। और जिनको डर लगता है ऑर्गेनिक से, उनके लिए लास्ट का या लीव करने वाला क्वेश्चन है।
ठीक, अब देखो कैसे करेंगे भाई। उसने कंपाउंड दे दिया C4, इसने लिख दिया C4H9Br, ये कंपाउंड A है और इसको ट्रीट किया गया हॉट KOH के साथ, डिजोल्व्ड इन इथेनॉल, यानी एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दिया, ठीक, या रिएक्ट करवा दिया, है ना। तो ये B बन गई एल्कीन, एल्कीन बनी है आपकी B, ठीक है। अब B की रिएक्शन कराई गई किसके साथ, B की रिएक्शन कराई गई C के साथ डाइब्रोमाइड, Br किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, तो C बन गया डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड C बन गया। अब बोल रहा है जो C है उसकी रिएक्शन कराई गई है किसके साथ, अल्कोहलिक NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ, ठीक। अब इसका बन गया D, ये एक गैस बन गई, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग हाइड्रेशन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू 1 मोल ऑफ D ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट एसिड एट 330 केल्विन टू फॉर्म द कंपाउंड E। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड E इज, देखो ये इसको ना H2, इसका हाइड्रोलिसिस किया गया H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में, तो ये E बन गया। E का IUPAC नेम आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन आपका। अब देखो सबसे पहले ये जो है ना आपका, ये है ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये क्या है, ये 1 ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है और 2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं इसको एक बार लिखता हूं, ये है 1 ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो क्या बनेगा, यहां पे एल्कीन बनेगी कैसी, ये बन गया प्रोपिन, ओ सॉरी 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन का अगर आप वो कर दोगे, ब्रोमिनेशन कर दोगे, ये ऐसे बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन, और इसका एल्कोहलिक NaNH2 के साथ ये Br यहां से H, ये Br यहां से H, ये बन गई एल्काइन, कौन सी, टर्मिनल एल्काइन, ठीक। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये बनेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड CH और ये OH, यहां पे CH2, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CO CH3, समझे कि नहीं समझे, ये आ जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। अब आप बोलोगे सर ये नहीं आया, अगर ये होता, चलो वो भी करके देख लेते हैं, और ठीक। तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक सेकंड, यहां पे एल्कीन जो बनेगी स्टेबल वाली ये बनेगी, और इस केस में यहां पे ये ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट बनता है इसका, और अब जब आप इसकी एल्काइन बनाते ये वाली बनती, तो टर्मिनल एल्काइन, और इस टर्मिनल एल्काइन में ये आपका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनता, और फिर ये क्या करता, ये भी आपका टोटोमराइजेशन करके वही 2 ब्यूटेनॉन बनाता। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों में सेम ही आंसर आया, ठीक। एग्जामिनर ने पूछना तो चाहिए था आपसे कि ए क्या है, और ए में भी ट्विस्ट डाल देना चाहिए था, 1 ब्रोमोब्यूटेन है या 2 ब्रोमोब्यूटेन, और कोई हिंट दे देता 1 और 2 की, तब ज्यादा मजा आता है इस क्वेश्चन में। हालांकि एग्जामिनर ने थोड़ा सा ना, चाहे किसी भी तरीके से आप जाए, 1 ब्रोमोब्यूटेन से जाए, 2 ब्रोमोब्यूटेन से जाए, तो आसान हो गया। बस एग्जामिनर ने क्या क्या क्वेश्चन को लेंथी खींच लिया, मेन फोकस उसका वही था, मैं पूरा लिखवाऊं बच्चों से, है ना, तो आसान क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक। लेकिन अगर इतना लिखोगे ना, 3rd अटेम्प्ट में जाएगा यार कम से कम, चाहे बेशक आप कितने ही अच्छे हो, ठीक। आंसर इज 3 नहीं 1 आएगा, आंसर इज 1। ये हो गया 26 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O। Li2O क्या है भाई, ये ऑक्साइड है, और ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं O2-, ये डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक। Na2O2 ये क्या है, परोक्साइड, और परोक्साइड क्या होते हैं आप जानते हैं, ये आपके O2-2-, ये डायामैग्नेटिक होते हैं। KO2 क्या है, ये है सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड में O2- होता है, ये होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक, डाया पैरा, आंसर इज 2, आंसर इज 2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, हर बच्चा इसको आराम से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू H2O NH3 एंड CH4। देखो भाई सीधा सा केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। वैसे तो ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक का क्वेश्चन है, क्योंकि 5 स्टेटमेंट है। पहला, सेंट्रल एटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही है। वाटर, अमोनिया और CH4 का हाइब्रिडेशन sp3 होता है। HOH
NH3 एंड CH4 बॉन्ड एंगल्स इन द वो मोलिकुलर, इसका 104.5, अमोनिया का 107.5, मीथेन का 109 डिग्री, ये भी सही है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का भी सही है, इसका 0 ही होता है, इसका 1.47 आता है और इसका 1.85 होता है, ये भी सही है। बोथ H2O एंड अमोनिया आर लुईस एसिड्स, लुईस एसिड नहीं है दोस्त, ये दोनों बेस है, ठीक, ये दोनों लुईस बेस का काम करेंगे और वो बोल रहा है CH4 लुईस बेस है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट बोल रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज बेसिक, बिल्कुल सही है, अमोनिया को अगर वाटर में डालोगे तो NH4OH बनेगा, ठीक, और ये बेसिक सॉल्यूशन बनता है, ठीक। इन दिस सॉल्यूशन अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज लोवरे ब्रेंस्टेड एसिड एंड बेस, नहीं, ये एसिड है और ये बेस का काम कर रहा है, ये भी इसने रॉन्ग बोल दिया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ABC सही है, D और E गलत है, ABC ओनली, आंसर इज 3। आसान क्वेश्चन था लेकिन स्टेटमेंट 5 थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अरे एंजाइम का क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, बिल्कुल सही है। एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक, नहीं भाई, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक विच कैटालाइज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट काइंड नहीं, एक एंजाइम एक ही टाइप की रिएक्शंस को कैटालाइज करता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बिल्कुल सही है। एंजाइम ऑक्सीडेज कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टेज इनटू ग्लूकोज, नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक। ये क्या है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए आप माल्टेज एंजाइम यूज करते हैं, ठीक, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो B और D हो गए रॉन्ग, आंसर इज 1, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th, कंपाउंड्स दैट शुड नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड्स इन ट्राइमेट्रिक एनालिसिस आर, वो बोल रहा है प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए यूज कौन से नहीं किया चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, प्राइमरी स्टैंडर्ड में कौन से आएंगे और सेकेंडरी में कौन से आएंगे, ध्यान से सुनना, याद कर देना। सबसे पहले प्राइमरी में आता है H2C2O4, दूसरा आता है Na2CO3, तीसरा आता है सोडियम टेट्राबोरेट, है ना, और इसके अलावा और कौन सा आता है, एक आता है फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी मोर सोल्ट, NH4 ट्वाइस SO4, एक सेकंड, ये FeSO4 पे मैंने 2 बार क्यों लगा दिया, 4.6 H2O, और एक आता है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, जो थैलिक एसिड होता ना उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे किससे, पोटेशियम से, KOH के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक। और इसमें कौन सा आएगा, NaOH आता है और एक K2Cr27 आएगा आई थिंक, है ना, ये आ जाएंगे। तो बताओ, ये Na2 ये नहीं है, ये प्राइमरी नहीं है, ऑक्जेलिक एसिड प्राइमरी है, NaOH प्राइमरी नहीं है, FeSO4 प्राइमरी नहीं है, सोडियम टेट्राबोरेट प्राइमरी है, दैट शुड नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी पूछा उसने, तो इसका आंसर आ जाएगा ACE। ये कौन सा आंसर कर दिया, दैट शुड नॉट बी। अब FeSO4 को कैसे बोलेंगे यार, इसने FeSO सोडियम टेट्राबोरेट तो यूज होगा और Na2Cr27 यूज नहीं होगा, इसमें ऑक्जेलिक एसिड आएगा, और ACD आंसर है क्या कहीं पे, ACD, ये रहा, आंसर इज 3, आंसर इज 3। ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक। और देखो आप बोलेंगे सर कहां से पूछ लिया, मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बुक में करवा रखा है मैंने आपको, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक में कहां है, जहां पे मैंने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बताए हैं, टाइट्रेशन में आ जाओ आप, ट्राइमेट्रिक टाइट्रेशन में करवा रखा है, ठीक। ट्राइमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन से पेज पे मैं बता देता हूं, अभी मेरे को मिल क्यों नहीं रहा भाई, ये देखिए आप, इसके बाद आएगा, कहाँ आएगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन से पहले, हाँ ये रहा, यहाँ पे K2Cr27 नहीं, KMnO4 यूज करते हैं, इसमें मैंने K2Cr27 लिख दिया, KMnO4, NaOH एंड KMnO4 ये लिख रखा। ये रहे आपके प्राइमरी पेज नंबर 78 पे और 79 पे सेकेंडरी। और ये ध्यान रखना, फेरस अमोनियम सल्फेट जो है इसको हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं करते, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इज अवॉइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन, क्योंकि Fe2+ जो है अगर हीट कर दिया तो ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर Fe2+ से Fe3+ में चला गया सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी।
ठीक, ये था, ये ध्यान रखना है, बस ये एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट, बाकी सारा मैंने जिसमें लिखा है वो बता रखा है। ये थियरी है, यहां से आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना। इसमें इंप्योरिटी जो होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में 0.01 से 0.02% होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, हालांकि जेईई मेंस में भी अभी तक नहीं आया है। ये मस्ट बी अवेलेबल इजीली एंड इन प्योर स्टेट, इट शुडंट अंडरगो चेंज इन एयर, लाइक इसका क्रिस्टलाइजेशन ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, इजीली CO2 जैसे गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, ये इजीली, इसमें इंप्योरिटी इजीली डिटेक्ट कर सके, ये स्टेबल होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, और वाटर में इजीली सोल्यूबल होना चाहिए, और टाइट्रेशन में इसकी इंस्टेंटेनियस और स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होनी चाहिए, और इसका रिलेटिव मास हाई होना चाहिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत मास का एरर आ जाए उसको इग्नोर किया जा सके। तो ये जो चीजें मैंने अभी बोली है आपकी इसमें लिखवा रखी है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। हालांकि ऐसी इन डेप्थ चीजें आपके जेईई मेंस में पूछी जाती है, नीट में जो आ सकता है वो मैं लिखवा रहा हूं आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ये फिर से आपकी 4 स्टेटमेंट है, तो ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो गया, इनऑर्गेनिक का है। All group 16 element form oxides of general formula EO2 and EO3। बिल्कुल सही है, SO2 और SO3 टाइप नहीं बनाते वो, ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Where selenium, tellurium and polonium both the type of oxides are acidic in nature। बिल्कुल सही है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, पहली स्टेटमेंट सही है। TeO2 is an oxidizing agent while SO2 is reducing in nature, ये भी सही स्टेटमेंट है भाई। देखो TeO2 ऑक्सीडाइजिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, और SO2 क्या करेगा, ये SO3 में जाएगा, और ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। सर TeO2 ऐसा क्यों नहीं कर रहा, डाउन द ग्रुप जाने पे P ब्लॉक एलिमेंट्स में इनर पेयर इफेक्ट के कारण लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ऑक्सीजन इनर पेयर इफेक्ट के कारण आपको पता है ये क्या है आपका टेलुरियम +4 ज्यादा स्टेबल होगा +6 से, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। तो ये कैसा ऑक्साइड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने वाला ऑक्साइड है, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम H2S to H2Te, डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है, H2S से ज्यादा H2Se, उससे ज्यादा H2Te और सबसे ज्यादा H2PO, ये होता है रिड्यूसिंग करेक्टर। ठीक, तो इसने डिक्रीजिंग लिख दिया, रॉन्ग है। द ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन्स 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या बोला है, ओजोन के पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ये देखो 2 3 और 3 6, ये बोल रहा 5 लोन पेयर होते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो कौन सी रॉन्ग हो गई, उसने करेक्ट पूछा है, करेक्ट इज A and B ओनली, करेक्ट इज A and B ओनली, आंसर इज 3, आंसर इज 3, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन इज। भाई पहले बोल रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन B2H6 के साथ कराओ H2O2 NaOH की प्रेजेंस में, तो सीधा सा है, एंटी मार्कोनिको से अल्कोहल बन जाएगी, कौन सा, OH will be attached to that carbon which has more number of hydrogen। नेक्स्ट, PCC के साथ ऑक्सीडेशन, PCC क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका एल्डिहाइड बना देगा। फिर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन दे दी इसने, किसके साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। वैसे इसने वाटर लिखा, वाटर भी लिखना चाहिए था, है ना, अरे वाटर कहां गया तेरा, वाटर भी तो लिख यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसका सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। कौन सा आंसर आया, आंसर इज 4, आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन है या टफ है, कैसा मीडियम, बताओ जल्दी से। इजी क्वेश्चन है तो पहले या दूसरे अटेम्प्ट, पहले ही अटेम्प्ट में हो जाएगा। ठीक, और 31वां कौन से अटेम्प्ट में हो रहा था, 31वां इजी, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जेईई मेंस में आ चुका है, तो नीट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या है, मोललिटी ऑफ 3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज, डेंसिटी दे रखी है, आपको मोललिटी बतानी 3 मोलर सॉल्यूशन की। भाई 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.25 ग्राम पर मोल है। तो आप एक बात बताओ, पर ml है, सॉरी, वेट कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.25 इंटू में 1000 ml, कितना आ गया, 1250 ग्राम आ गया। ठीक, मोललिटी बताते टाइम आप क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
3 है। डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा भाई? वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास कितना, 3 इंटू इसका मास कितना होता है 58.5 होता है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 हो गया ना, 60 मान लो, उसको 60 दिया, 180 में से 3 गुना 1.5 घटा दो, ठीक, ये एक बार 180 घटा दो, इसमें से 1250 में से कितना बच गया, 1170 बच गया, उसमें थोड़ा सा आप जोड़ दो, है ना, 1170 ही बचेगा, नहीं 1070 बच गया, और 1070 से थोड़ा सा ज्यादा, 1070 से कितना ज्यादा, 4.5 ज्यादा, 1070.5 ग्राम आ गया, तो डिवाइड बाई 1.0745 kg ये आ जाएगा। तो अब 3 डिवाइड बाई 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो देखो 3 से कम आएगा, ये भी ऑप्शन है, 3 से कम ये भी है, ये तो नहीं आएगा इतना, 2 से नीचे तो नहीं जाएगा। अब आप इसको सोल्व करके देख लो, आप इसको लिख लो ऐसे लिख लो इसको, लगभग 300/107, तो 2 ये गया 107 दूनी 214 पे, ठीक, बच गया कितना, बच गया आपका लगभग ये बच गया 86, और फिर किस पे जाएगा 86, तो फिर 800 पे जाएगा, ठीक, तो 2.8 आएगा, 2.8 ये आंसर है, समझे कि नहीं समझे, 2.79 मोललिटी आ गई इसकी, आंसर इज 1, ये था आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन। कर देंगे भाई ऐसे क्वेश्चंस को, हो जाएगा, आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैं सीधा सिखा रहा हूं आपको, बच्चे फॉर्मूले रटते रहते हैं, मोललिटी से मोलरिटी, डेंसिटी इधर उधर करते रहते हैं, ठीक, जिसको लिखना है लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे, जानते हो क्या बोला है, ट्रीट में रीजन पढ़ो पहले, अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमिनियम आयन फॉलोज मार्कोनिको रूल एंड रिजल्ट्स इन 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहा है, तो अब असर्शन पढ़ना पड़ेगा। असर्शन, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विद प्रोपिन यील्ड्स 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल, ये है, इसकी रिएक्शन कराओ ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ, तो पहले स्टेप में क्या होता है, Br प्लस पे ये जाकर के अटैक करता है, और इसमें ये बन जाएगा आपका, ये देखो ये बन जाएगा, ये कैटायन बन गया, और फिर ये ऐसे ब्रोमोनियम साइक्लोब्रोमिनियम आयन बना देगा, ठीक। अब Br माइनस भी अटैक कर सकता है और वाटर भी अटैक कर सकता है, ठीक, तो वाटर का इस पे ना इसका हो जाता है प्रोटोनेशन, इसका सोल्वेशन हो जाएगा, और सोल्वेशन की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी, तो वाटर जाकर के अटैक करता है, तो क्या हो जाएगा CH3CHOH CH2Br, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल, क्या यही लिखा है उसने प्रोडक्ट में, बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमोनियम आयन फॉलोज मार्कोनिको रूल एंड रिजल्ट्स इन 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल, बिल्कुल सही है भाई। यहां पे ये देखो, ये प्रोपी एल्कीन है, कैसी एल्कीन है, अनसिमेट्रिक, रीजेंट कैसा है, Br प्लस ऐड हुआ और OH माइनस ऐड हुआ, तो आपका कैसा रीजेंट है, अनसिमेट्रिक, तो मार्कोनिको रूल लगेगा, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इस कार्बन के जुड़ेगा, और यही तो हुआ है, उसने उसी कार्बन पे अटैक किया जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो बिल्कुल मार्कोनिको रूल को फॉलो करते हुए बना है। असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर इज 3। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नोट करना है तो कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, टी हाफ दे रखा है इज वैलिड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो सही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ये होता है आपका 0.693 अपॉन के, ठीक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब बोल रहे हैं ये log r अपॉन r नोट वर्सेस टाइम का ग्राफ, देखो जो आप वो ग्राफ लिखते हैं ना, वो जो इक्वेशन लिखते हैं आप, वो क्या होती है, kt इज इक्वल टू, आप वो आपकी वो इक्वेशन होती है t इक्वल टू 2.303 अपॉन के log r नोट अपॉन r होती है, r नोट अपॉन r होती है। और इसमें आप क्या लिख सकते हो, अगर आप ग्राफ ये लिखोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r नोट अपॉन r इज इक्वल टू, यहां पे 2.30 नहीं, k ऊपर आ जाएगा, k इंटू टी अपॉन 2.303, तो ये जो ग्राफ बनेगा log r नोट अपॉन r वर्सेस टी का ग्राफ ये आएगा, स्लोप कितना, k अपॉन 2.303 ये आ जाएगा। अब देखो यहां पे
ये देखो स्लोप सही आ रहा है k/2.303, तो ये भी सही हो गया। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट और 2 भी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। गलत आंसर है। यही तो किया था आपने पेपर सोल्व करते टाइम, यही तो मिस्टेक है। यहां पे तो ध्यान दे लो, log r अपॉन r नोट कर रखा है क्या? log r नोट अपॉन r है। ये गलती पेपर में नहीं करनी है। ये छोटी सी मिस्टेक मैंने पेपर में करवाई, इसलिए मैं आपको हर बार चैलेंज करता हूं कि किसी पेपर में 180 नहीं आने दूंगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हर बार डालता हूं। पेपर टफ नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, तो आंसर क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ये नहीं आएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। आंसर इज 3। और कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन था? 2 ग्राफ चेक कर रहे हो, कम से कम सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। नोट करो इसको, ये मिस्टेक नहीं करनी है। जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, कर लिया नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखो, नीट 2026 में आ सकता है। ठीक है ना? देखो भाई, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है, नीट 2026 में आ सकता है। अगर नीट एग्जाम में आएगा तो पहले तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, फिर सोल्व करना है। यानी पहले अटेम्प्ट में जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में करो या कोशिश करोगे सेकंड अटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि देखो एक बार क्वेश्चन क्या है, इसने यहां पे टोलिन दे रखा है, ये टोलिन है और टोलिन की रिएक्शन कराई इसने किसके साथ? CrO2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2। देन उसके बाद क्या करा दिया इसने? H3O+ के साथ, है ना, फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आप जानते हैं ये इटार्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? इटार्ड रिएक्शन। क्या बनता है इसमें? ये बन जाएगा आपका टोलिन का बेंजल्डिहाइड। फिर ये देखो थर्ड, वो NaHSO3 के साथ भी क्या कर रहा है? रिएक्शन करा रहा है। NaHSO3 के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा जानते हो? ये बनेगा आपका CHOHSO3Na। ठीक, अब इसको फिल्टर कर लो। इसको फिल्टर करने के बाद ये जो A रेसिड्यू इसका बना, अब ये जो सॉलिड बना, अब ये जो सॉलिड है ना A ये है आपका, ये A है आपका, ये A है। ठीक, ये A। अब इस रेसिड्यू को उसने डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर दिया। किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर दिया, तो कंपाउंड B बन गया। कंपाउंड B क्या बनेगा बताओ? जब आप यहां पे NaHSO3 के साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है कार्बोनिल कंपाउंड का, उसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करने पे पता क्या ऑब्टेन होता है? प्योर कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन होता है, जिसके साथ रिएक्शन कराई गई थी। यानी यहां पे आपको वापस क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी की थियोरेटिकल लाइन है और वहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा जेईई मेंस में, इसलिए मैंने बोला नीट एग्जाम में आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ रेसिड्यू A एंड कंपाउंड B फॉर्म्ड आर। ये कंपाउंड A है आपका, ये कंपाउंड A है आपका। ठीक, ये A है और ये आपका कंपाउंड B है। बताओ कौन सा ऑप्शन? कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में लगाया होगा, ध्यान दो। अरे ये आपसे इटार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट थोड़ा पूछा है, उसने पूछा इटार्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना उसकी NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराई गई, तो क्या बनेगा? ये आपका एडिशन कंपाउंड बनेगा। फिर ये जो अडक्ट बना है, इसको जब डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे, वापिस प्योर बेंजल्डिहाइड आपको ऑब्टेन होगा। आंसर अब चेक करो, ये नहीं है ए, ये भी नहीं है, ये रहा आपका पहला अडक्ट और फिर उसकी डाइल्यूट HCl के साथ बेंजल्डिहाइड। ये ए और बी। आंसर इज 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको मिस्टेक करके आएंगे। जल्दी से इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 स्टेटमेंट 1 और 2 का है। स्टेटमेंट 1 में लिखा व्हेन ए सिस्टम कंटेनिंग आइस इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इज हीटेड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंटिल होल आइस गेट्स मेल्टेड। देखो दो स्टेटमेंट है बड़ी बड़ी, पहले तो ये सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अब पहली स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं ये बताओ। जब आप क्या करते हो, व्हेन ए सिस्टम कंटेनिंग आइस इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, आइस क्या है? ये आइस है ना, ये वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक, इज हीटेड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंटिल होल आइस गेट्स मेल्टेड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आपको इसको हीट देंगे ना तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। कब तक?
जब तक पूरी आइस वाटर में मेल्ट नहीं हो जाती। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? अगर उसमें वाटर बन रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। देखो वहां पे आइस और वाटर क्या इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो जब तक, अब इक्विलिब्रियम जैसे जैसे, ये क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की अगर हम बात करें, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप इसको हीट दे रहे हो तो आइस हीट एब्जॉर्ब करती रहेगी, वाटर में कन्वर्ट होती रहेगी। तो कब तक चलेगी ये प्रोसेस? जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी। क्योंकि ये जितनी भी हीट आपने दी है, ये सारी की सारी हीट किसमें कन्वर्ट हो, किसमें यूज हो गई? आइस को वाटर में बदलने में, यानी ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में यूज हो गई। समझे कि नहीं समझे? ये सारी हीट एब्जॉर्ब हो गई आइस की सॉलिड स्टेट से वाटर यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में। यहां पे वाटर का कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस देयर इज absorption of heat in order to overcome intermolecular forces of attraction within the molecules of water in ice and kinetic energy of molecule is not increased at melting point। ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हुई ना, देखो ये आपके आइस के पार्टिकल थे, अब आइस के पार्टिकल को दूर दूर करना है। इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बने हुए हैं सॉलिड स्टेट में, जो लेके आए इसको, अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनको दूर दूर करके लिक्विड में लाना है। लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक, इनकी हीट भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर ही बढ़ गया फिर तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी हीट किसमें एब्जॉर्ब हो गई? उसके मॉलिक्यूल के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ने में। अब बात यह है, अगर एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का होता तो आप बताओ मुझे कि असर्शन और रीजन तो करेक्ट हो गया, क्या ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता? जल्दी बोलो, लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या ये रीजन इसको एक्सप्लेन करता? डेफिनेटली करता, क्योंकि असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। जो मैंने रीजन आपको समझाया वही सेकंड स्टेटमेंट में लिखा, तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। आंसर इज 3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट 2026 में आ सकता है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लेंगे ना भाई, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। A reagent which gives brilliant red PPT when nickel ions in basic medium is nickel ions in basic medium, है ना? तो अरे निकिल आयंस है बेसिक मीडियम में, निकिल 2+ है। किसके साथ? अरे DMG के साथ। ठीक, किसमें? DMG के साथ। क्या करते हैं बेसिक मीडियम में? NH4OH की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं? ब्रिलियंट रेड पीपीटी बनाएंगे नहीं बनाएंगे? रोजी रेड पीपीटी बोल सकते हो, ब्रिलियंट रेड पीपीटी बोल सकते हो। नहीं याद है? चलो मैं लिख के दिखाता हूं आपको, बता दो जल्दी से। डाइमेथाइलिक क्लोरीन एग्जाम में आ जाएगा। आंसर इज 2। इजी क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट का, ये तो सबको आना चाहिए यार। ये क्वेश्चन तो पेपर में आपको बोल देना चाहिए, सर ऐसे क्वेश्चन मत लिखा करो, इसे ऐसे क्वेश्चन को मत एक्सप्लेन किया करो, हम समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये देखो, ये NOH है, ये C डबल बॉन्ड N, यहां पे ये डाइमेथाइल ग्लाइकोजाइम है। 2 मोल NH4OH के लेंगे और 2 मोल DMG के होते हैं, तो ये क्या करेगा? NH4OH का 1 मोल, एक OH H+ को यहां से निकाल देगा और दूसरे के केस में यहां से निकाल देगा। तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे बनेगा, देखना, ऐसे आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। ये निकल गया, ठीक, और दूसरे केस में क्या करेगा? यहां पे ये ऐसे निकलेगा, दूसरे नाइट्रोजन का निकाल देना, ये ऐसे। और ये निकिल 2+ है बीच में, ये निकिल 2+, ये कोऑर्डिनेट करेगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा, और यहां पे ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिंग बनेगी। इसमें क्या है? निकिल का जो हाइब्रिड है निकिल 2+ का DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। क्या है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। और ये इसमें क्या है? ये डायामैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक है। इसके अलावा ये रोजी रेड पीपीटी देता है। इसमें ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, ये 5 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग बनी। कितनी? 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग बन रही है। ये IIT ने पूछ लिया था एक बार। और हाइड्रोजन मेंबर की कितनी रिंग है? 2 है, एक ये, कितने की? 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग है। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई? इंट्रामोलिकुलर, विद इन ए मॉलिक्यूल हुई है। इससे बारिश पे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैंने लिख दिया। ठीक, समझे या नहीं समझे? कर लेंगे भाई। तो आंसर तो पहले ही आ गया था, पूरा डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39।
द लेंथेनॉइड दैट डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप जानते हो यहां पे ये DRY नहीं है, ये DY है ना। DY +4 शो करता है, सीरियम +4 शो करता है, टर्बियम +4 शो करता है, लेकिन यूरोपियम +2 शो करता है। तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। बोलो कर देंगे या नहीं कर देंगे? फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन था ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके ये बता सकते हो ऐसे कौन से लेंथेनॉइड है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हो ओनली, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, और ऐसे कौन से लेंथेनॉइड है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, और ऐसे कौन से एक्टेनॉइड है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जल्दी बताओ। ठीक, एक काम करो, भले ही वीडियो मत देखो, कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं देखना चाहता हूं कि आपको थियोरेटिकल चीजें कितनी याद है। ठीक, देखो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेंगे, एक तो यूरोपियम शो करता है Eu2+, यूरोपियम, स्मेरियम 2+, और कौन सा करेगा, यटरबियम 2+, और एक और आपका आता है थूलियम 2+। ये सारे किसका काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, क्योंकि लेंथेनॉइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। जब +3 में जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन देंगे। +4 कौन शो करता है? सीरियम, नियोडीमियम, सीनेपर्नदिया, अच्छा एक प्रेसोडीमियम रह गया, सीनेपर्नदिया, ये तीनों एक साथ आते हैं ना शुरू वाले, सीनेपर्नदिया, एनडी, प्रेम की यूं समाई और तब दिल गदगद हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, वो है ना। उसमें बीच में 2 और आते हैं। 2 कौन सा आता है? एक तो टर्बियम आता है, एक डाइसोप्रोजीमियम आता है। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। नेक्स्ट, ये लेंथेनॉइड की बात हुई। अब एक्टिनॉइड्स भी याद करो। एक्टिनॉइड्स विच हैज विच शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 है, कौन से है? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। ये +3 से लेके +7 तक सारी शो करते हैं, +3, +4, +5, +6, +7। ठीक, और हाईएस्ट होती है इनकी +7 दोनों की। तो ये यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक, कर लेंगे भाई, हो जाएगा ना ऐसा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स इज। अब आप बताओ, इतने कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5, सभी के आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखते हुए वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फिर ये चेक करना है T2G में किसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सीधा तीसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। 30 सेकंड छोड़ो, 50 सेकंड छोड़ो, 1 मिनट में भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो थर्ड अटेम्प्ट में आपको आती है इनऑर्गेनिक, अच्छे से आती है, आपकी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग तो थर्ड अटेम्प्ट में जाना चाहिए। जैसे देखो FeH2O6 2+ इसने दे दिया, तो आप जानते हैं Fe+2 में है। यहाँ पे 3D क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन? 3D6 होता है। वाटर क्या है? वाटर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? T2G में 3, फिर EG में 2 गए, और फिर T2 में 1 और आ गया, तो 4 हो गए। नेक्स्ट, कोबाल्ट H2O6 2+, इसमें क्या है? कोबाल्ट 2+ में है। देखो, वाटर वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन केस ऑफ कोबाल्ट 3+ एंड कॉपर 2+ ओनली। तो यहां पे ये 3D7 कॉन्फ़िगरेशन है। वाटर किसका काम करेगा? कोबाल्ट 2+ में वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। तो आप बोलोगे क्या T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, फिर EG में 2 5 6 और 7, तो 2 और आए इसमें, T2G 5 EG2। ठीक, नेक्स्ट कोबाल्ट H2O6 3+ अगर आप लिखेंगे तो ये कोबाल्ट +3 में है, यहाँ पे 3D6 है। H2O will work as strong field ligand, hence configuration will be T2G6 EG0। very important, ध्यान देने वाला है। Water and ammonia work as strong field ligand in case of cobalt 3+ and copper 2+ only। next, copper H2O6 2+ आ रहा है, तो यहाँ पे कॉपर +2 में है, 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है, वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होकर भी क्या कर देगा? कॉन्फ़िगरेशन तो यही आएगा ना, T2G6 और EG3। नेक्स्ट, अब आपका CrH2O6 है, 2+ में है, ये क्रोमियम 2+ में है, तो वाटर तो यहाँ पे 3D4 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, वाटर तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा ना, और कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इवन नंबर इलेक्ट्रॉन क्या है? पहले में है, दूसरे में नहीं है T2G में, तीसरे में है, चौथे में है, और 5वें में नहीं है।
तो सिर्फ 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे है जिसमें इवन नंबर में आया है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। आंसर इज फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में नीट 2026 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट 2026 में ऐसे लेंथी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तभी थोड़ा मजा आएगा पेपर का, बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो कोई भी 180 ले आएगा चलता फिरता आदमी, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ये तो यार सिंपल क्वेश्चन है, ये आई थिंक पहले आ भी चुका, उसमें जेईई मेंस में तो आ ही चुका है, ये नीट में भी आ चुका आई थिंक, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा। देखो यहां पे CH4 जब O2 के साथ कंबाइन करता है, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहला मैच कर गया किसके साथ? 2 के साथ। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। नेक्स्ट NaOH सोडियम में गया और H2 में गया, तो इसको डिकम्पोज कर दिया अपने सोडियम को, सोडियम हाइड्राइड को, तो डिकम्पोज हो, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स हो गई, थर्ड के साथ मैच कर गया। V2O5 में कैल्शियम ने वेनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ के साथ मैच कर गया। H2O2 में ऑक्सीजन -1 से किस में जा रहा है? -2 में, और 0 में। एक ही एलिमेंट का फर्दर आपका साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन 1 के साथ मैच कर गया। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, आंसर इज 2। इजी क्वेश्चन कर देंगे भाई। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन, ये फिर से नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है यार, कितना आसान क्वेश्चन है, ये देखते ही बता दोगे आप, ये भी इजी क्वेश्चन है। बताओ पहली रिएक्शन कौन सी है? जब आप 2 मोल अराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम ट्राई ईथर के साथ करवाते हैं, सोडियम ट्राई ईथर, यहां पे सोडियम नहीं लिख रखा इसने, सोडियम ट्राई ईथर के साथ कराते हैं, तो क्या बन गया? बाइफिनाइल बन गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन होती है। ए मैच कर गया 3 के साथ। नेक्स्ट जब आप अराइल डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बन गया? ये क्लोरोबेंजीन बन रहा है आपका, क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये कैसी रिएक्शन है? ये गाटरमैन रिएक्शन है या सैंडमैन रिएक्शन है? यहाँ पे देखो कॉपर HCl है, तो ध्यान दो कौन सी रिएक्शन होती है? गाटरमैन रिएक्शन होती है। किसके साथ मैच कर गया? 4 के साथ। नेक्स्ट इथाइल ब्रोमाइड प्लस ड्राई एसीटोन इसने दिया, इथाइल ब्रोमाइड प्लस ड्राई एसीटोन, इथाइल आयोडाइड प्लस NaBr बन गया। फिंकल्स्टीन रिएक्शन है, और फिंकल्स्टीन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाती है? क्योंकि बोलो फिंकल्स्टीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है क्योंकि यहाँ पे NaCl या NaBr की PPT बन जाती है, जिसके कारण यहाँ पे एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम रहेगी सॉल्यूशन में, तो लीच-अटेर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। NCERT में भी लिखा है, मैंने आपको क्लास नोट्स में, आपके जो क्लास नोट्स है इसमें असर्शन रीजन भी लिखवाया और बताया, यहाँ से आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, रिवाइज भी करवा दिया। नेक्स्ट CH3COH CH3CH3, ये क्या है? HCl ZnCl2, ये लूकास रिएजेंट है, लूकास रिएक्शन है, पहले के साथ मैच कर गया। 3 4 2 1 3 4 2 1, आंसर 4 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट 43rd, द यूपीएससी सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। 119 के क्या लिखते हो? एनियम, यही तो लिखा जाता है, तो इसका सिंबल हो जाएगा UUE। ये ऑलरेडी आ चुका है, UUE। अच्छा सिंबल में ना सारे लेटर छोटे लिखते हैं, UUE, नेम में पहला बड़ा लिखते हैं, UUE, आंसर इज 4। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। और जिस साल ये क्वेश्चन आया था ना, शायद 22 में आया था, 21 में आया, कब 22 में आया था शायद, उस साल मैंने ना 109 नंबर, एटॉमिक नंबर 109 वाले का पूछा था, और नीट ने 119 वाले का पूछा था। ऐसे क्वेश्चन केयर टेस्ट सीरीज में अगर आप कर चुके हो और सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, फिर बोलना सर आपका क्वेश्चन नहीं आया, यही बोलोगे ना, या क्या बोलोगे कि एज इट इज आते हैं। नेक्स्ट, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा। देखो जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पे लिस्ट 1 दे दी और लिस्ट 2 दे दी, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, और उनकी प्रॉपर्टी दे रखा है। यार ये भी नहीं पता है क्या आपको? पहले टाइम में हो जाएगा मैच द कॉलम। कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन क्या है? स्पीसीज दैट कैन सप्लाई ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, वो तो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो सी तो मैच कर गया पहले के साथ। नेक्स्ट, स्पीसीज दैट कैन रिसीव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। आप बोलोगे सर कार्बोकैटायन भी तो कर सकता है, लेकिन यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होते हुए भी कैटायन के केस में भी कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की यही डेफिनेशन है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद एम्प्टी p ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है। ये किसके लिए? ये आपका कार्बोकैटायन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये आ गया आपका A के साथ मैच कर गया 3, और B के साथ कौन सा मैच कर जाएगा? sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये
बी मैच कर गया 4 के साथ। ठीक, जैसे CH3 अगर है, CH3 अगर है, ये होता है CH3, CH3 में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोलोगे, ऐसे रहेगा ये CH3 में। देखो मैं बता देता हूं आपको, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है ना तो ये प्लेनर होता है और इसके पास एक फ्री रेडिकल रहता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा जैसे फ्लोरीन क्लोरीन के लायक, तो ये फिर ये sp3 हो जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2। ठीक, अब बताओ 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर इज 4, आंसर इज 4। ये भी इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे। लास्ट में बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गए टेस्ट के। अब है आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन। देखो सबसे पहले अगर आप ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, Mg के साथ, Mg ईथर के साथ। ठीक, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। फिर बोल रहा है इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवा दो, CO2 के साथ। ये आपके NCERT रिएक्शन है ना, यहाँ पे डेल माइनस होता है, यहाँ डेल प्लस, ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, इस पे डेल माइनस, तो ये आकर के अटैक कर देगा, तो ये नहीं बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ये MgBr। ठीक, और इसको है ना, वैसे उसने लिखा नहीं पूरा देन CO2, वैसे वाटर वाटर भी लिखना होता है, तो ये असल में ना पूरा ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। ठीक, ये उसको वाटर लिख के देना चाहिए, लेकिन अंडरस्टूड होता है ऐसी रिएक्शंस में, है ना, या तो इसके पीछे चुक गया हुआ ये जो लिखा है ना। फिर इसकी अमोनिया के साथ हीट कर दी, अमोनिया के साथ हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा, बेंजा अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजा अमाइड बन जाएगा। ठीक, और जब आप किसी अमाइड को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, Br2 लिख के दे दिया इसने भी ओनली यार, यहाँ पे Br2KOH आएगा। क्या आएगा, Br2KOH आएगा, और यहाँ पे वाटर H3O+ आएगा। ठीक, ये करेक्शन होना चाहिए यहाँ पे। Br2KOH के साथ कोई भी अमाइड Br2KOH के साथ क्या करता है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देता है, सीधा उसका प्राइमरी अमीन बना देता है। ठीक, तो प्राइमरी अमीन का आंसर ये थर्ड वाले में, आंसर इज थर्ड। ठीक, कर लेंगे भाई, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन कम से कम आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का था। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे अगर एग्जाम में आ जाए। एज इट इज सिंपल है, जब आप फिनाइल ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन Mg के साथ कराएंगे तो क्या बन गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। फिर CO2 के साथ वाटर की प्रेजेंस में तो क्या बन गया, ये आपका ऐसे ये बेंजोइक एसिड बन गया। अमोनिया के साथ हीट किया तो बेंजामाइड बन गया। Br2KOH के साथ होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन प्राइमरी अमीन बन गया। ठीक है भाई, ये थे आपके मेजर टेस्ट 7 के 45 क्वेश्चन, जिसमें सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के हैं। और आप देखो जेईई मेंस के मैंने अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो नीट में आ सकते हैं, उसमें से मुश्किल से 2 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपकी मिस्टेक हो सकती है। कोई बच्चा जो शुरू से मेरे को फॉलो कर रहा है आराम से इस टेस्ट में 160 170 स्कोर कर सकता है बहुत इजीली। और अगर आप, मैंने जैसा बोला शुरू में, 150 स्कोर कर रहे हो तब भी आप मान के चलो नीट में 180 आउट ऑफ 180 आ जाएगा। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे सिर्फ टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं। भाई आपने क्या सिर्फ दान दक्षिणा देने के लिए टेस्ट सीरीज ली थी? क्या सिर्फ गुरु दक्षिणा सिलेक्शन हो जाएगा? तो प्लीज आपने पैसे खर्च किए हैं, आप टेस्ट भी अटेम्प्ट करें, वीडियो सॉल्यूशन भी देखें। और अगर वीडियो सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव फीडबैक, अपना जो भी ऑनेस्ट फीडबैक है वो दें। ठीक, अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए हो वो बताएं, लेकिन मेहनत करें। अब जो दिन बचे हैं, इन दिन में की गई मेहनत, आपके पीछे जो आपका टाइम गया 11 महीने और ये लास्ट महीने की जो मेहनत है, ये आपके पूरे बराबर पड़ेगी, इक्वल है। ये 11 महीने की मेहनत एक तरफ, 1 महीने की मेहनत एक तरफ। ये 1 महीने की जो इंटेंसिव मेहनत होगी ना, यही रिजल्ट लाएगी। तो प्लीज अच्छे से मेहनत करते रहो, जितना ज्यादा हो सके अपना टाइम पढ़ाई को दो, मोबाइल से दूर रहो, दोस्तों की टाइम पास से दूर रहो, मूवी से दूर रहो, मैथ से दूर रहो, न्यूज से दूर रहो। सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट का फोकस करो, टेस्ट का एनालिसिस करो, मिस्टेक लिख के रिवाइज करो, अपने रिवीजन पे फोकस करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके वीक टॉपिक है, उनको बार बार अच्छे से रिवाइज करो। ठीक, मैं हमेशा आपको लगातार गाइड कर रहा हूं, मुझे उम्मीद आप फॉलो भी कर रहे होंगे। डेफिनेटली 3rd में को आप नीट एग्जाम को फोड़ के आएंगे। और लास्ट में मैं आपको फिर बता देता हूं, जो नीट 2027 के एस्पिरेंट्स है उनके लिए बीवाइज ऐप पे चैंपियन बैच लॉन्च हो चुका है। तो प्लीज आप अपने छोटे भाई बहनों को नीट 2027 के लिए गाइड करें।
कि बीवाइज क्लासेस का बेस्ट केमिस्ट्री कोर्स, चैंपियन कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें आपको कोटा क्लासरूम के लेक्चर मिलेंगे, साथ में रैंक बूस्टर कोर्स मिलेगा, कृष्णा बैच मिलेगा, केयर टेस्ट सीरीज मिलेगी, इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज जिसके वीडियो सॉल्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक। और जो चैंपियन प्रोमो कोड अप्लाई करके आज ही ज्वाइन करेगा उसको 5000 का डिस्काउंट भी मिलेगा। हमने एक नया चैनल भी बनाया है, बीवाइज फैमिली ने एक नया चैनल बनाया है जिसका नेम है बीवाइज करियर गाइडेंस, जिसमें हम उन स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं जो 10th क्लास पास करके 11th-12th में मूव कर रहे हैं, जिनको स्ट्रीम चूज करनी होती है। किसी को साइंस में जाना है यानी मेडिकल या नॉन मेडिकल में जाना है, किसी बच्चे को कॉमर्स में जाना है, कोई बच्चा ऐसा भी है भाई जो आर्ट्स की तरफ जा सकता है। तो उसमें आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? सबसे पहले तो आपके इंटरेस्ट के बेस पे, आपका जो गोल है उसके बेस पे आपका करियर डिसाइड करना। फिर जो आप करियर चूज कर रहे हैं उसमें आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। जैसे मान लीजिए किसी को साइंस में जाना है, अब साइंस में भी नॉन मेडिकल में जाना चाहिए या मेडिकल में जाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को मेडिकल में जाना है, मेडिकल में भी आप क्या क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप आयुष कोर्सेज में जा सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, वेटरनरी सर्जन बन सकते हैं, आप फार्मेसी में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, आप बीएससी एमएससी करके टीचर बन सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटी मैं उस चैनल पे बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, दूसरे पेरेंट्स के साथ उन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ताकि सही गाइडेंस मिले और सही टाइम पे बच्चों को मिले। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर किसी बच्चे को ये पता चल जाए कि मेरा इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है और मेरा गोल क्या है, इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, गोल की क्लैरिटी मिल जाए और राइट गाइडेंस मिल जाए, वो बच्चा किसी भी एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके छोटे भाई बहन, हमारा देश का जो फ्यूचर है, उनको पता चले उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका गोल क्या है, ये क्लैरिटी आए, उनको सही गाइडेंस मिले, तो प्लीज आप उस चैनल को सपोर्ट करें। बीवाइज करियर गाइडेंस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसा अच्छा काम जरूर करेंगे, हमेशा आप सपोर्ट करते आए हैं, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक्स भी बोलता हूं। आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, आप हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, आपकी मदद करूंगा एग्जाम डे तक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।